ओके। जय हिंद एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग हार्ट के फंक्शंस के बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से जो पहला टर्म है वो है तुम्हारा डबल पंप। ठीक है, तो अगर किसी को डबल पंप के बारे में कुछ भी मालूम है तो मेरे को बता सकता है। बताओ मुझे डबल पंप का मतलब क्या होता है। 2 बार धड़कना। 2 बार धड़कना। सर अच्छा, हाँ, वेरी सर गुड, जैसे चलो। वो नहीं लंग्स से आता है, फिर वो जाता है ऊपर वाले में, और फिर वो पूरे बॉडी तक जाता है। वो 2 बार पंप होता है सर। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम इस तरीके से समझते हो कि हाँ ब्लड पंप होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड, सही समझाया। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार हार्ट एक तरीके का एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है या फिर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, कि ताकि तुम्हारी जो पूरी ब्लड है वो तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूअसली घूमता रहे। लेकिन जब भी हम लोग हार्ट को देखते हो तो सिंगली पंप नहीं करता। वो कैसा पंप करेगा, तुम्हारा डबल पंप करेगा। जैसे कि अगर मान लो मैं हार्ट में, अगर जैसे मान लो कि मैं लेफ्ट साइड वाले हार्ट की बात करता हूँ, तो लेफ्ट साइड वाले अगर मैं हार्ट की बात करूंगा तो उसमें हमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक लेफ्ट आर्टरियम और एक तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सबसे पहले पंप करेगा, क्या करेगा, ये सबसे पहले पंप करेगा जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और फिर इसी के जस्ट अपोजिट में जिसको हम लोग बोलते हैं राइट चैम्बर, क्या बोलते थे, या फिर हम उसको राइट चैम्बर भी बोल सकते हैं तो राइट हार्ट भी बोल सकते हैं। तो राइट हार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, इसमें भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, राइट आर्टिकल आर्टरिया और तुम्हारा राइट और तुम्हारा वेंट्रिकल, ये भी हो गया। तो फिर बाद में ये भी पंप करता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये तुम्हारा डबल पंप बोला जाता है, और ये इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में तुम्हारी एक सेप्टम की लेयर पाई जाती है जो कि इस चीज को कैटेगराइज करती है कि हाँ यार कोई भी तुम्हारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ना हो जाए। क्योंकि जब भी तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट करेगा तो वो दो फॉर्म में करेगा, या तो वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में करेगा या तो वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में करेगा। तो जब भी ब्लड में जब भी तुम्हारे ऑक्सीजन कैरिंग होती है, जब भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम लोग उसको बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ से मिलती है, ये हमको मिलता है, हमको लंग से मिलता है। कहाँ से मिल जाता है, ये हमें लंग से मिलता है। तो ये चीज हो गया। और जब भी किसी भी ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम उसको बोल देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है ऑर्गन से। कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है ऑर्गन से मिलता है। लंग्स को नहीं मिलेगा, लंग्स वाले ऑर्गन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज बीन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स एक्सेप्ट वन। तो फिर उसमें क्या आएगा तुम्हारा, उसमें आंसर आएगा तुम्हारा लंग्स आएगा। और ऐसा क्यों होता है, यहाँ तुम्हारे ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू हार्ट में आता है, हार्ट के थ्रू फिर थ्रू आउट द हर जगह जाता है, तो फिर जो सेल्स होती है उस सेल क्या करती है, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देती है। और किस प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करती है, जो रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करती है। तो जब भी रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से उसी सेल में जब तुम्हारे आसपास जो कैपिलरीज है, जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वेसल्स है, तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम लोग उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रख लेना कि जब भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं सप्लाई होता है, उसके साथ साथ तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड या फिर अदर केमिकल हार्मोन्स भी सप्लाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा प्लाज्मा होता है। ये चीज है। तो जब भी तुम्हारा रेस्पिरेशन हो चुका होगा, सेल अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर चुका होगा, तो रेस्पिरेशन करने के बाद वो तुम्हारा क्या छोड़ेगा, वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे थ्रू द सेल्स, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, थ्रू द वेसल, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा बाहर निकलेगी। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हम उसमें बस के लिए बोलते हैं कि हाँ उसमें ऑक्सीजन की कमी है। उसमें ये नहीं बोलने की कोशिश करते कि उसमें CO2 ज्यादा है। बस बात ये है कि CO2 लाजमी है कि उसमें ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करे तो तुमको बताना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर दोज ब्लड which are carrying the oxygen from the lungs to the heart and supply all to the part of the body, and that vessels have a large quantity of the oxygen molecule in that particular blood. ये चीज है। And when the oxygen is used by the cell for the respiration process, a lot of carbon dioxide has been produced, due to which the oxygen demand on that blood has been reduced and the carbon dioxide demand on that blood has been increases, so that the deoxygenated blood has a lower percentage of oxygen and the greater percentage of CO2। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि किस जगह तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है और किस जगह तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजनेशन ब्लड का तुम्हारा मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो हम जब बोल देते ना कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट चैम्बर या फिर राइट चैम्बर है ना, लेफ्ट चैम्बर में
लेफ्ट आर्टरी या फिर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और तुम्हारा ये पंप करता है। फिर उसके बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं राइट आर्टरिया, और तुम्हारा राइट वर्टिकल हर्ट करता है। तो देखो बात क्या है, जब हम इसमें बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो सबसे पहले क्या होगा मुझे बताओ। सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, हार्ट में तुम्हारा पंप आए, मतलब हार्ट में तुम्हारा ब्लड आएगा। अब वो हो सकता है कि वो तुम्हारा पल्मोनरी, तुम्हारा मतलब सॉरी, तुम्हारा पल्मोनरी वेन से आ रहा हो, या फिर तुम्हारा किस चीज से आ रहा हो, मेन वेन से आ रहा हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, तुम्हारा आर्टरिया रीजन से आता है, और आर्टरिया रीजन में कौन ब्लड लेकर आता है, तुम्हारी वेन्स लेकर आती है, ये चीज है। तो जब भी तुम्हारा हार्ट बीट करता है तो सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम्हारा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। और आर्टरिया कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हारा लेफ्ट साइड का भी करेगा और राइट साइड का भी करेगा। और जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज तुम्हारी कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर तुम्हारा होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मुझे मालूम है कि वेंट्रिकल बहुत तेज से पुश करता है। तो अगर उसे पुश करना है तो उसके लिए आर्टरीज की जरूरत है, तो हम आर्टरीज लिख देते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि किसी लोकेशन के हिसाब से किसी आर्टरीज को हम लोग पल्मोनरीज आर्टरीज भी बोल देते हैं, और किसी आर्टरीज को हम लोग मेन आर्टरीज भी बोल देते हैं। तो ये चीज है। तो एक बार तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा आर्टरियास तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद फिर वही ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल्स में रहेगा, तो फिर वेंट्रिकल फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके निकालेगा। तो ये जो दो आर्टरियाज एक साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो याद रखना वो लेफ्ट वाले भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट वाले भी तुम्हारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और रिलैक्स भी तुम्हारे इसी तरीके से होंगे। तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारा एक डबल पंप है, लेफ्ट वाले अलग पंप कर रहे हैं, राइट वाले पंप कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही आर्टरिया एक साथ पंप करते हैं, एक साथ रिलैक्स करते हैं। ठीक ऐसे तुम्हारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रिएक्ट करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले इतना बताओ जो मैंने समझाने की कोशिश की कि डबल पंप क्या होता है। इतना आ गया, हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो देखो अभी तुम डबल पंप समझ गए, ठीक है। अभी मैं तुमको डबल सर्कुलेशन समझाने वाला हूँ। लेकिन डबल सर्कुलेशन समझने से पहले जो तुम्हारा हार्ट का फंक्शन है उसको अच्छे से जानो। तो तुमको अगर कभी भी एग्जाम में डायग्राम बनाना हो तो तुम डायग्राम तुम ऐसे दिल टाइप का मत बना देना ट्रायंगुलर शेप का। सबसे सिंपलेस्ट ऐसे बनाने की कोशिश करना। पहले क्या करोगे, एक तुम मतलब क्या कहते हैं छोटा सा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा करने की कोशिश करोगे। और अगर तुमको इसमें लेफ्ट मतलब क्या कहते हैं लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को डिवाइड करना है कि ताकि तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ ना निकले, तो तुमको बीच में तुमको मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से लेयर दिखानी पड़ेगी। और उस लेयर को क्या बोलोगे, उसको तुम बोल दोगे कि ये सेप्टम है। ये क्या बोल दोगे, सेप्टम। इसको बोल दोगे कि हाँ ये तुम्हारा ये सेप्टम हो रखा है। और फिर तुम्हें मालूम है कि हमारा हार्ट में तो दो लोकेशन होती है, एक अपर होता है एक लोअर होता है, जिसमें एक आर्टिया रीजन होता है एक वेंट्रिकल रीजन होता है। तो तुम इसको कैसे बताओगे कि हाँ यार ये आपका आर्ट्रिया रीजन हो गया, ये आपका भी मतलब क्या कहते हैं ये भी आर्ट्रिया रीजन हो गया, है ना। लेकिन जब भी मतलब क्या कहते हैं इसको लिखोगे तो लेफ्ट और राइट करके लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, इसको राइट लिखोगे, इसको लेफ्ट लिखोगे। और तुम्हें मालूम है कि जो नीचे वाला रीजन होता है, नीचे वाले रीजन को लिखते हैं हम लोग वेंट्रिकल लिखते हैं। तो हम इधर के क्या लिख देंगे, वेंट्रिकल। बगल वाला इधर हो जाएगा राइट वाला, और इधर वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जब भी इनमें ब्लड का एक्सचेंज होता है तो थ्रू द वॉल्व होता है। कैसा होता है, थ्रू द वॉल्व। तो हम वॉल्व बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार एक वॉल्व ये हो गया और एक वॉल्व तुम्हारा यहाँ से ऐसे निकल कर आ गया। तभी इसी की वजह से बोलते हैं कि हाँ यार तुम्हारे इसमें चार चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, और एक चैम्बर ये हो गया। लेकिन ये चैम्बर कैसे बनकर आया, ये चैम्बर बनकर आया तुम्हारा बेसिकली वॉल्व की वजह से बनकर आया। और वो वॉल्व कौन कौन से, एक V1 वॉल्व इसको बोल सकते हो, और एक V2 वॉल्व ये बोल सकते हो, चाहे जिसको भी तुम बोलना चाहो इंटीग्रेट कर सकते हो। ये चीज हो गया। तो अभी देखो ये तुम्हारा एक हर्ट का वो हो गया, है ना, कि मतलब हर्ट कैसा दिखता है, कैसा होता है एक्चुअली में, है ना, इसको हम हर्ट बोल सकते हैं। लेकिन एक हर्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, तो हर्ट को फंक्शन करने के लिए उसको ब्लड भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए, हर्ट को फंक्शन करने के लिए ब्लड भी चाहिए। ब्लड के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं उसको वेसल भी चाहिए, मतलब कि ब्लड वेसल लिख सकता हूँ। और उसके साथ साथ उसको लंग्स भी चाहिए, तभी वो फंक्शन कर पाएगा। तो मुझे मालूम है कि जब भी तुम्हारा हार्ट फंक्शन करता है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लंग से तुम्हारा ब्लड आएगा। और वो ब्लड कैसा होता है मुझे बताओ, कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड होता है, वेरी गुड। लेकिन वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा वो तुम्हारा कौन सा मतलब वेन लेकर आ रही हो, वो कौन सा वेन वो लेकर आ रही हो, कौन सी आ रही होगी, पल्मोनरी वेन। अच्छा देखो मैं अगर आर्ट्रियम बोल देता तो तुमको तुरंत बोलना कि नहीं भैया आपने गलत बोल दिया। क्यों, क्योंकि भैया आर्ट्रिया रीजन में हमेशा आपका जो भी ब्लड लेकर आता है उसको हम लोग वेन बोलते हैं। तो जब भी आपका तुम्हारा मतलब लेफ्ट साइड में हमें मालूम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, और वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इस वजह से मैं हमेशा इसको क्या बोलूंगा, पल्मोनरी वेन बोलूंगा। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होगा। तो मुझे बताओ अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस होगा कि यार ये जो आर्टरिया वाला रीजन है,
है ना, लेफ्ट आर्टरिया वाला रीजन है। इस लेफ्ट वाले आर्टरिया रीजन से तुम्हारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में थ्रू द वॉल्व तुम्हारा क्या आएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। तो ये तुम्हारा डबल वाला मतलब हो गया, डबल स्टेप हो गया, ये हो गया। अब मुझे बताओ तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, बता सकता है कोई, बताओ, किसी को आता है, और बताओ, यश। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, अगर मान लो कि मैंने पल्मोनरी वेन से आर्टरिया रीजन में ब्लड पहुंचा दिया, और फिर आर्टरिया ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इस ब्लड को तुम्हारे वेंट्रिकल में पहुंचा दिया, अब क्या होगा बताओ मुझे, तीसरा स्टेप। फिर अरोटा में जाएगा। अब वो क्या जाएगा, आरोटा वाले रीजन से जाएगा। तो देखो अब ऊपर कंफ्यूजन ना हो तो मैं इस ब्लड को ऐसे दिखा सकता हूँ कि हाँ अब ये इस वॉल्व के थ्रू तुम्हारा निकल रहा है, और ये तुम्हारा जा रहा है आरोटा से थ्रू तुम्हारा निकल जा रहा है। वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ आरोटा मतलब क्या है, एक तरीके का आर्टरिया में, या फिर मैं क्या उसको बोल सकता हूँ, मेन आर्टरीज बोल सकता हूँ। तो ये मेन आर्टरीज क्या करेगी, ये तुम्हारे बॉडी में जा रही है, और बॉडी में कहाँ जा रही है, ये तुम्हारे सेल के पास जा रही है। तो जब भी आरोटा निकलती है तो एक आरोटा होती है, लेकिन जब ये जाती रहती तो मल्टीपल आर्ट्रियोलस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तुम्हारी ब्रोंकी ब्रोंकोलियस में कन्वर्ट हो जाती थी, वैसे ये जो आरोटा है, ये आरोटा डिफरेंट डिफरेंट काफी सारे तुम्हारे आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये आर्टरीज से फिर और छोटी होकर तुम्हारी क्या हो जाती है, कैपिलरीज हो जाती है। तो मतलब सेल के अराउंड तुमको क्या देखने को मिलेगा, कैपिलरीज देखने को मिलेगा, और यही तुम्हें सारे एक्सचेंजेस दिखेंगे। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो ब्लड में तुम्हारा ये आरोटा के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हार्मोन्स हो गया, तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीजें जो भी इसको सेल की रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी। अब सेल क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा वेस्टेज भी क्रिएट करेगा। तो जब ये वेस्टेज क्रिएट करेगा तो वेस्टेज में तुम्हारा CO2 क्रिएट करेगा। अब मुझे बताओ जब ये CO2 क्रिएट करेगा तो ये तुम्हारा आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ये वेन्स के थ्रू जाएगा, ये CO2 बताओ किसके थ्रू जाएगा, वेन्स के थ्रू जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये जो कैपिलरी से जो वेन्स निकल रही है वो कौन सी वेन्स होगी, जो तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखी हुई है। ये तुम्हारी तुम्हारी पल्मोनरी मतलब आर्टरी। ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन होगी, ये तुम्हारी मेन वेन होगी, बताओ मुझे। ये मेन हो गई। मेन होगी, क्यों, क्योंकि भैया जो सेल के अराउंड जो भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें आपका CO2 निकला है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये मेन हो जाएगी। और मुझे तो मेन कहाँ जाएगी, वेंट्रिकल के पास जाएगी या आर्टरिया के पास जाएगी, बताओ। आर्टरी आर्ट्रियम। आर्टरिया के पास जाएगी, वेरी गुड, है ना, क्योंकि भैया आपने बताया था कि हमेशा जो वेन होती है वो आपके पास आर्टरिया के रीजन के पास आपका ब्लड पहुंचाती है। तो ये आपका आ भैया गया डी। हाँ बोलो। भैया पल्मोनरी वेन में और मेन वेन में डिफरेंस क्या है? पल्मोनरी वेन मतलब जहां भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए तो तुम समझ जाना कि यार मतलब कि जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। हमें मालूम है कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो अगर मैं हाँ पल्मोनरी लगा दूंगा तो हमेशा वो ऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रहा होगा। और मुझे मालूम है कि जब भी सेल के अराउंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। क्यों, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि यार जो उस समय जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो एक्चुअली में मेन वेन के थ्रू कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है, मेन वेन के थ्रू। और मुझे मालूम है कि ये मेन वेन फिर कहाँ जाती है, तुम्हारे ये राइट आर्टरिया वाले रीजन में जाती है, और राइट वाले आर्टरिया रीजन में जाएगी तो ये आर्टरिया रीजन क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इस बार ब्लड कहाँ आने वाला है, तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में आएगा, और ये राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड है ये भी तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मुझे बताओ अब इसके साथ क्या होगा फिर, राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड को कहाँ जाना है, बॉडी अभी के पास लंग्स जाना है, के लंग्स पास के जाएगा, पास, आर्टरीज लंग्स के में। पास जाएगा। वेरी गुड। तो मुझे बताओ अगर वेंट्रिकल काफी तेज से अगर पुश कर रहा है किसी भी ब्लड को, तो मुझे बताओ उस जगह की नस मोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। मोटी होनी चाहिए थिक। मोटी होनी होनी चाहिए चाहिए, तो आर्टरीज। इसका मतलब है कि मैं इसको बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको आर्टरीज बोल रहा हूँ तो ये वाला भी आर्टरीज है, लेकिन ये वाली जो आर्टरीज थी वो मेन आर्टरीज थी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये पल्मोनरी वाली आर्टरी कौन सी होगी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरीज आर्टरी होगी। और ये पल्मोनरीज आर्टरीज कहाँ जा रही होगी, ये तुम्हारी जा रही होगी लंग्स के पास जा रही होगी। तो इस चीज को याद रख लेना कि पल्मोनरीज आर्टरीज तुम्हारे लंग्स की तरफ जाती है बस, केवल, है ना, ओनली ट्रेवल टू द लंग्स। तो मैं इसको लिख दे रहा, पल्मोनरीज आर्टरीज, है ना, ये कहाँ ट्रेवल करती है, केवल लंग्स की तरफ ट्रेवल करती है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो पल्मोनरी वेन्स होती है, ये पल्मोनरी वेन्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, केवल और केवल कहाँ ट्रेवल करती है, तुम्हारे हार्ट्स के पास ट्रेवल करती है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट है, हाँ भैया। आ गया। आ चलो वेरी गया। गुड। तो अभी देखो मैं तुमको इसी चीज से रिलेटेड बताता हूँ कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग का, वो डबल सर्कुलेशन है। लेकिन इसका मतलब क्या है, तो जब भी मैं तुम्हारा डबल सर्कुलेशन लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है
कि यार जो तुम्हारा ब्लड है वो 2 बार ट्रेवल कर रहा है किधर की ओर, तुम्हारे हार्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब दिखाई देगा। देखो अगर मैं डबल सर्कुलेशन को अगर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार भैया 2 बार ट्रेवल कर रहा है, मतलब 2 बार सर्कुलेट कर रहा है। तो एक बार जब सर्कुलेट करेगा तो मैं उसको बोलूंगा पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल दूंगा। चलो वेरी गुड। और जब भी तुम्हारा दूसरी बार जब तुम्हारा सर्कुलेट हो रहा होगा तो मैं उसको बोल दूंगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसको? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोल दूंगा। तो आगे मैंने क्या बोला कि 2 बार तुम्हारा ट्रेवल करता है ब्लड तुम्हारा हार्ट की तरफ। तो देखो एक बार तुम्हारा ब्लड ट्रेवल कर रहा है अपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी के अपर पार्ट में जा रहा है, मतलब कि एक बार पल्मोनरीज जो है, पल्मोनरीज आर्टरीज ये तुम्हारे ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, हार्ट के ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो जो भी मतलब सर्कुलेशन हार्ट के ऊपर हो रहा है ना, तो मैं उनको बोल देता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल देता हूँ। मतलब कि एक ऐसा पाथवे ब्लड का जो कि बेसिकली हार्ट से लंग की तरफ पहुंचा रहा है। हार्ट से लंग की तरफ कौन पहुंचा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज पहुंचा रहा है। और बाद में फिर से हार्ट से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लंग मतलब सॉरी लंग से हार्ट की तरफ पहुंचा रहा है, मतलब कि पल्मोनरी वेन। तो इस तरीके का जो सर्कुलेशन है जो हार्ट के ऊपर हो रहा है उसको मैं बोलूंगा पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलूंगा। मतलब कि जहां तुम्हारे पल्मोनरी तुम्हारे ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ रही है, ये चीज है। लेकिन जो भी चीज है तुम्हारे मतलब कि ब्लड का ऐसा पाथवे जो कि तुम्हारे हार्ट से फिर तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल की जा रही है, मैं उसको बोलूंगा मतलब कि एक तरीके से बोलूंगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलूंगा या फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम बोलूंगा। लेकिन जब भी तुम देखोगे तो 2 बार ट्रेवल हो रहा है ब्लड तुम्हारा। कैसे हो रहा है? ब्लड जो है तुम्हारा 2 बार ट्रेवल हो रहा है हार्ट की तरफ, एक बार ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर। तो इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशनरी सिस्टम, या फिर ह्यूमन बॉडी हैज अ डबल सर्कुलेशन इन विच द pulmonary circulation system carry the blood to the lungs and carry again to the veins. And when it's come to the systematic circulation, the blood which is move out from the heart to the other part of the body system, ये चीज है। तो इसी चीज सर को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हाँ बताओ। सर इसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में डाल देना। अरे इसमें तुमको डायग्राम दिख जाएगा, तुम इसकी दिक्कत मत लो, ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो हमें मालूम है कि यार जितना भी ये सर्कुलेशन हो रहा है, इस सर्कुलेशन में कभी भी आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आपके राइट वेंट्रिकल में आया है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आपकी पाई जा रही है सेप्टम की लेयर पाई जा रही है। और सेप्टम की लेयर पाने से क्या होगा कि जो आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका बॉडी में मतलब कि सेल के पास अच्छे से पहुंच पाएगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आपका मतलब सेल के पास पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाऊंगा। और जब मैं ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाऊंगा तो मैं बॉडी को अपने ग्रोथ, अपने मतलब क्या कहते हैं अपनी हीट के लिए यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो जो इस तरीके के जो एनिमल होते हैं ना, जिनमें मतलब कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऑक्सीजन मतलब कि रेस्पिरेशन सिस्टम की जरूरत होती है, उनको हम लोग मतलब क्या कहते हैं 4 चैम्बर हर्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं, या फिर हम लोग उनको वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको? वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोल सकते हैं। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ज्यादातर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 4 चैम्बर हर्ट के होते हैं। और वो 4 चैम्बर हर्ट होने की वजह से और बीच में सेप्टम होने की वजह से उनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ मिक्स नहीं होता। और जब मिक्स नहीं होता तो काफी एफिशिएंटली तुम्हारे जो सेल है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से जब आपकी एनर्जी यूटिलाइज कर पाता है तुम्हारा एक वार्म ब्लडेड एनिमल, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं एनर्जी को यूटिलाइज कर पाऊँ, ये चीज कर पाऊँ। तो मुझे बताओ, लेकिन इस चीज को याद रखे ना, जो तुम्हारे डबल मतलब कि जहां भी तुम्हारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होगा तुम उसको हमेशा क्या बोलोगे कि भाई उसके पास 4 चैम्बर हर्ट होगा। क्या होगा? 4 चैम्बर हर्ट होगा। या फिर इसका वाइस वर्सा, अगर जैसे तुमसे कोई बोल दे कि भाई किसी के पास अगर 4 चैम्बर हर्ट है तो उसके पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और ज्यादातर जो इस तरीके के एनिमल होते हैं वो तुम्हारे वार्म ब्लडेड होते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? लेकिन देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी है। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डबल सर्कुलेशन हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे पास 4 चैम्बर ना हो, केवल कितने चैम्बर हो? तुम्हारे पास 3 चैम्बर हो। और इस तरीके के जो एनिमल होते हैं ज्यादातर हम उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में तुम्हारे कौन सी कैटेगरी रखते हैं? जैसे कि एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया। अगर मैं एम्फीबियन के एग्जांपल दूंगा तो मैं फ्रॉग का बोल सकता हूँ, और अगर मैं रेप्टाइल का एग्जांपल दूंगा तो मैं उसमें काफी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि एक मैंने लिजार्ड दे दिया, तो ये जो लेजार्ड होते हैं, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो एफ से मैंने लिख रखा है, तुम्हारा फ्रॉग लिख रखा है, इनमें तुम्हारे 3 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं। और इनमें सेप्टम कहीं ना कहीं तुम्हारा डिसबैलेंस होता है। तो सेप्टम डिसबैलेंस होने की वजह से जो इनका राइट वेंट्रिकल से जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाता है।
तो इनमें क्या होता है प्रॉब्लम कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा रेस्पिरेशन कर नहीं पाते। इसी वजह से ये अपने जो बॉडी का जो इनका टेम्परेचर होता है ये इनके एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट होता है कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंडा है तो इनका अपने बॉडी का टेम्परेचर अपना भी ठंडा कर लेते हैं। लेकिन जो तुम्हारा वार्म ब्लडेड एनिमल में जो तुम्हारे मैमल्स हो गए है ना, मैमल्स पे खासकर जैसे ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द 37 डिग्री ही होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रहा होता है। हमारा जो डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर हेड होते हैं, तो ब्लड थ्रू आउट द पंप होता रहता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो आपका सेल है रेस्पिरेशन कर पाता है, एनर्जी क्रिएट होती है, हीट एनर्जी एवॉल्व होती है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर थ्रू आउट द 37 बना रहता है, ये चीज है। लेकिन जो तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनमें तुम्हारा 3 चैम्बर्ड हेड है, लेकिन उन 3 चैम्बर्ड हेड में भी तुम्हारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम ही हो रहा है। लेकिन इस 3 चैम्बर हेड में तुम्हारा सेप्टम की कमी होने की वजह से जो तुम्हारा ब्लड है वो ज्यादातर तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको रेस्पिरेशन के लिए तुम्हारा एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उनको इतनी हीट एनर्जी इतना ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं उनको एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर के बेयरिंग कैपेसिटी पे अपना बॉडी का टेम्परेचर सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को अगर कोई भैया दिक्कत एक है? बार ये थोड़ा सा दोबारा बताइए। ठीक है, देखो दो, मैं पहले तो इस चीज को समझाता हूँ कि मैंने बोला कि यार जो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं उनमें तुम्हारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक तुम्हारा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। तो जो इस तरीके के एनिमल होते हैं जिनमें तुम्हारे 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं और डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो ज्यादातर तुम्हारे मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स बोल सकते हो। और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं तुम बर्ड्स भी बोल सकते हो, ये सब हो गए। तो इनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड बोलते हैं। वार्म ब्लडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ब्लड ज्यादा फ्लो होने की वजह से इनमें मतलब क्या होता है कि ज्यादा मतलब क्या कहते हैं गर्म खून होता है, ये चीजें होती हैं। तुम्हारा रेस्पिरेशन अच्छे से हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि इनके बीच में सेप्टम अच्छे से पाया जा रहा है, और डबल सेप्टम पाने की वजह से जो तुम्हारा सेल है वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर पा रहा है। और रेस्पिरेशन में हमें मालूम है कि केवल तुम्हारा CO2 इवॉल्व नहीं होता है, हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। तो अगर एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो हमारा ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम में एकदम मतलब ब्लड को मतलब क्या कहते हैं बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसी वजह से जो तुम्हारा जिसके भी वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर वो भले चाहे तुम्हारा आसपास के एरिया वाले रीजन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे जो चीज हो, वो अपने ब्लड को मतलब क्या कहते हैं 37 के अराउंड लाने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग को जब भी ठंडी लगती है तो हम अपने हाथ को घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? कि ताकि जो तुम्हारा जब जो तुम्हारी नर्व्स है, नर्व्स में तुम्हारा जो ब्लड है वो गर्म हो पाए, फ्रिक्शन के थ्रू गर्म हो पाए। लेकिन जैसे मान लो कि मैं अगर बोल देता हूँ कि किसी एक ऐसा एनिमल है जिसके 3 चैम्बर है, तो मुझे मालूम है कि 3 चैम्बर होने की वजह से क्या होगा कि उसका सेप्टम अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सेप्टम डिवाइड नहीं हो पाएगा तो सेल में रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेल में रेस्पिरेशन नहीं अच्छे से हो पाएगा तो वो उतना ज्यादा एनर्जी को इवॉल्व, उसकी इतनी एनर्जी इतनी बने ही नहीं, ये चीज है। तो जो इस तरीके के जो एनिमल होते हैं उनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोल देते हैं, और ये अपने एटमॉस्फेयर के अराउंड अपने आप को मतलब ढालने की कोशिश करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो ये अपने मतलब अपने बॉडी को ठंडा करेंगे, और अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो अपने बॉडी को गर्म करने लगेंगे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। और इस तरीके के अगर एग्जांपल बोलूंगा तो उनमें आएंगे एम्फीबियन आ जाएंगे, रेप्टाइल आ जाएंगे। एम्फीबियन में फ्रॉग आ जाएगा और रेप्टाइल में तुम्हारा लेजर्ड आ जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ भैया। फिश के भी 3 ही चैम्बर होता है। हाँ, मतलब कि तुम क्या बोल सकते हो कि हाँ देखो फ्रॉग हो गया, लेजर्ड हो गया, इनमें 4 चैम्बर हेड पाया जा रहा है, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? इसमें से किसी को कोई हाँ डाउट भैया। है? आ गया, चलो वेरी गुड। तो अभी देखो एक और बता देता हूँ, वो है तुम्हारा एक्वाटिक एनिमल। देखो एक्वाटिक एनिमल में जो तुम्हारा सर्कुलेशन होता है हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो यार सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या समझा कि यार ब्लड तुम्हारा केवल एक बार ट्रेवल कर रहा है। किधर की ओर ट्रेवल कर रहा है बताओ मुझे? हार्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, हार्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वेरी गुड। तो हमें मालूम है कि हार्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो हार्ट की तरफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? तुम्हारे लंग्स की तरफ से आती है। लेकिन मुझे बताओ क्या तुम्हारे एक्वाटिक एनिमल्स में लंग्स पाया जाता है? नहीं। नहीं पाया लेकिन जाता। वहां क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है, ये गिल्स। चीज है। तो याद रखो जो गिल्स का काम है वो क्या करता है, वो तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देता है? ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ये चीज है ना। तो देखो अब देखो इसका जस्ट उल्टा काम है। जो तुम्हारा फिश होता है ना, फिश का हार्ट का काम ये होता है कि तुम्हारे ब्लड को मतलब क्या कहते हैं पंप करे, तेज से पंप करे। और पंप करने के बाद क्या करेगा कि ये जितना भी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आया ये तुरंत मतलब गिल्स के पास जाएगा, और गिल्स जैसे ही तुम्हारा उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा तो फिर ये गिल्स क्या करता है, फिर उस ब्लड को तुम्हारा क्या कहते हैं बॉडी के पास भेजता है। इसका मतलब है
कि तुम्हारा गिल्स तुम्हारा ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के बाद बॉडी के पास भेजेगा, बॉडी रेस्पिरेट करेगी तो वो तुम्हारा बॉडी रेस्पिरेट मतलब ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देगी, तो वो ब्लड तुम्हारा डी मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा हार्ट के पास जाएगा, और फिर हार्ट उसको पंप करके फिर से तुम्हारा गिल्स के पास भेजेगी। मतलब कि एक सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि हार्ट के पास केवल एक बार ब्लड आ रहा है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, तो इनके पास भी दो चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन दो चैम्बर हार्ट होने की वजह से इनके पास केवल एक ही सर्कुलेशन हो पाता है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें से किसी को कोई भी डाउट है तो पहले मेरे को बताया, अभी इतना बताया। किसी को कोई डाउट है जो मैंने बताया अभी कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, डबल पंप नहीं। क्या होता है? ठीक है, डबल पंप इसके बारे में समझा दिया। फिर उसके बाद ह्यूमन हार्ट मतलब क्या कहते हैं एकदम फंक्शन कैसे कर रहा है, उसमें मतलब ह्यूमन हार्ट जब फंक्शन कर रहा है तो कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ तुम्हारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। डबल पंप और सर्कुलेशन में अंतर मैंने बताया अनेक तरीके से, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है मतलब कि एक बार तुम्हारा मतलब लेफ्ट वाला मतलब पोर्शन कर रहा है लेफ्ट चैम्बर, और एक बार राइट चैम्बर कर रहा है। लेकिन हमको पता चलता है कि लेफ्ट और राइट जब तुम्हारा पंप करते हैं तो इनमें आर्टरीज वाले रीजन एक साथ पंप करते हैं, और तुम्हारे वेंट्रिकल वाले रीजन एक साथ पंप करते हैं। और सर्कुलेशन में हमने क्या जाना कि यार हार्ट के पास मतलब दो बार ब्लड पंप हो रहा है, मतलब दो बार ब्लड ट्रेवल कर रहा है। एक बार तुम्हारा पल्मोनरीज के थ्रू मतलब कि एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, और एक बार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर हमने और भी एग्जांपल जाने जिनमें मतलब क्या कहते हैं थ्री चैम्बर हार्ट है, लेकिन उनमें भी डबल सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन फिर जब हम आ जाते हैं कि मतलब क्या कहते हैं टू चैम्बर हार्ट में आते हैं, जिसका एग्जांपल है तुम्हारा गिल्स वाला, फिश वाला, उसमें हमको केवल एक सिंगल ही सर्कुलेशन हमको देखने को मिला। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी पहले मुझे बताओ इतना, इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं दिया। किसी को नहीं ना? पक्का? अमन नहीं है? यश नहीं। नहीं है ना? चलो वेरी गुड, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो इसको देखो, ये भी क्या है नहीं तुम्हारा, ये भी एक नहीं हर्ट है, नहीं एक है। नहीं है ना? तो ये देखो, हम जब इसको हर्ट को देख रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है कि मतलब क्या कहते हैं कि लेफ्ट भी पंप कर रहा है, राइट भी कर रहा है। तो इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इसको बोलते हैं डबल पंप बोलते हैं ना। तो यही चीज यहाँ भी लिख रखा है कि जो हर्ट होता है कि इस तरीके का पंप होता है जो कंटिन्यूअसली तुम्हारा पंप कर रहा होता है बिना रुके, लेकिन ये तुम्हारा सिंगल पंप नहीं कर रहा होता, डबल पंप कर रहा होता है। जो तुम्हारा हार्ट का लेफ्ट साइड है ना, जिसको बोलते हैं, जिसमें पाया रहता है तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम, तुम्हारा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये पहले पंप करेगा। जब ये पहले पंप करेगा तो क्या करेगा, पूरे बॉडी में तुम्हारा ब्लड जाएगा, है ना। लेकिन जब तुम्हारा मतलब राइट साइड पंप करेगा तो ये जो अनदर पंप है इसमें क्या करेगा, जो ब्लड जाएगा वो तुम्हारा लंग्स की तरफ जाएगा। तो अब ये जो लेफ्ट और ये जो राइट है ये बहुत ही अच्छे से मतलब कंप्लीटली सेपरेट हो रखे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पाया जा रहा है ये सेप्टम पाया जा रहा है। तो सेप्टम तुम बड़े आसानी से देख सकते हो कि इसमें सेप्टम कहाँ है, ठीक है। तो एक बार तुमको दिखा दे रहा है, ये तुम्हारा सेप्टम है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा सेप्टम हो रखा है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारा ब्लड है वो आराम से हो जा पा रहा है। लेकिन अगर तुम पिछले वाले जो बाकी वीडियोस है तो उनमें तुम डिफरेंस देख सकते हो, इनमें भी ब्लड तुमको मतलब रेड, दोनों ही रेड दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर रेड तुम्हारा किधर दिखाई देगा, वो लेफ्ट वाले चैम्बर में तुमको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ये चीज है। तो इस वजह से, इस सेप्टम की वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट जो है वर्क कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रहा है। अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो मुझे मालूम है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट साइड में है वो तुम्हारा डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, उसको मिक्स कर देगा। ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने समझा दिया कि हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और तुम्हारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। मुझे पता चल गया कि यार जिस भी ब्लड में अगर ऑक्सीजन कैरिंग होगा, ज्यादा होगा, तो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से हम लोग पा रहे होंगे, कहाँ से वी गेट कर पा रहे होंगे, वो कर पा रहे होंगे जब भी हमारा ब्लड कहाँ से निकलेगा, लंग से निकलेगा। और जब भी किसी भी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देंगे, ना कि हम उसमें ये बोलेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। वो तो एक उसकी प्रॉपर्टी है बस। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये जो बनता है ये तुम्हारा ऑर्गन्स में बनता है, लेकिन वो ऑर्गन तुम्हारा लंग्स नहीं होगा, बाकी हर ऑर्गन्स होंगे। ये चीज है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो तुम्हारे ऑर्गन्स में जा रहा है वो इस वजह से जा रहा है कि ताकि जो सेल है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके तुम्हारा रेस्पिरेशन कर पाए। क्या कर पाए? रेस्पिरेशन कर पाए। तो जब भी रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब भी रेस्पिरेशन होगा तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी इसमें ज्यादा हो जाती है।
तो हमें एक चीज को और भी रिमेम्बर करना है कि जब भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं ट्रेवल कर रही होगी, उसके साथ साथ तुम्हारा फूड का डाइजेशन के लिए तुम्हारा मतलब केमिकल्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें भी ट्रेवल कर रही होंगी। और ये जो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसी ब्लड के साथ तुम्हारे निकल कर आएगा। लेकिन तुम्हारे इसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम लोग इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ये है। तो एक बार इसको देखो और अच्छे से तुम लोग समझ में आ जाओगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा देखो हार्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये भी क्या, ये एबोलीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो अगर मान लो कि एबोलीज की तरफ जा रहा है तो इसके थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा बेसिकली हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये दूसरी तरफ चला जाता, मतलब बॉडी की तरफ चला जाता, तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ये है ना? तो अभी देखो जो हार्ट है, हमें मालूम है कि हार्ट हमारा क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप बीट कर रहा है। तो जब भी हमारा हार्ट बीट करता है तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, मतलब कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक साथ तुम्हारा रिलैक्स होगा। और ये कैसे होता है कि जब तुम्हारा सबसे पहले दोनों आर्टरिया मतलब अपर रीजन जो अपर पार्ट है वो एक साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ताकि जो तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारा वेंट्रिकल रीजन में चला जाए। और जैसे वेंट्रिकल रीजन में चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे फिर क्या होगा कि जो तुम्हारा वेंट्रिकल है, फिर वेंट्रिकल भी तुम्हारा क्या करेगा, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक साथ रिलैक्स करेगा। और जब भी हम लोग इसको देखते हैं तो यार लगता है कि मतलब 4 बार इस तरीके से मतलब 2 बार तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिलैक्शन हो रहा है। तो जब भी तुम देखोगे तो इसी को मतलब एक एक जो सर्कल होता है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना, एक बार रिलैक्स करना, उसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। तो अब इसके बारे में मैं और अच्छे से समझाऊंगा, तो याद रख लो जो दो आर्टरीज हैं जैसे ही तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद तुम्हारे दोनों ही वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ताकि जो भी तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर जाए। अगर मान लो कि वो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है तो वो जो ब्लड सर्कुलेट करेगा वो तुम्हारा जाएगा लंग्स की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है तो वो जो ब्लड है वो तुम्हारा बॉडी की तरफ ट्रेवल करेगा कि ताकि बॉडी के पास ऑक्सीजन मिले और वो रेस्पिरेशन कर पाए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या फिर इसमें भी किसी को कोई डाउट है? आ गया ना? हाँ जी। आ गया, चलो वेरी गुड, आ जाओ। आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ भैया, based on provide text, what kind of pump is the heart? A single pump भैया, double pump। डबल पंप, वेरी गुड, आ जाओ। अर्पित बेटा इसका आंसर बता दो। क्लास में नहीं है क्या अर्पित? है भैया क्लास में है। What is the fun? What is the function of the What left is the side of the function of heart? the पूछना, left? पढ़ने देना उसको, अर्पित को पढ़ने दे। पढ़ अर्पित। What is the function of the left side of the heart? हम्म, It pump blood to the whole body except the lungs. वेरी गुड। और उस वाले पंप वाले जो होगा उसमें कैसा तुम्हारा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? Uh, Oxygenated। ऑक्सीजनेटेड होगा, वेरी गुड, आ जाओ। यश इसका आंसर बताओ। एक मिनट बता रहा हूँ। Why is the left side of the heart separated from the right side? To ensure the heart can pump continuously to prevent the mixing of oxygen and B वाला। बी वाला, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी गुड। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि मतलब ये जो वेयर डू वी वी गेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि हमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से मिलता है? हर किसी ऑर्गन के साथ लेकिन लंग्स के साथ नहीं मिलता, या फिर जो तुम्हारा बी ऑप्शन है मतलब कि हार्ट के राइट आर्टरी में मिलता है या फिर लंग्स में मिलता है, जहां तुम्हें फ्रेश ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में पास होती है, डिफ्यूज होती, या फिर तुम्हारा डी वाला आंसर बताओ। सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अमन इसका आंसर बताओ कि लेफ्ट और राइट साइड के जो हार्ट को जो पार्टीशन पार्टीशन कर पा रहा है वो कौन करता है तुम्हारा, इन 4 ऑप्शन में बताओ। अमन। भैया सेप्टम। सेप्टम, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। What is the primary difference between oxygenated and deoxygenated blood? Oxygenated blood carries oxygen while deoxygenated blood has no oxygen and carries carbon dioxide. पढ़ो Yes, sir, पढ़ो। B वाला। बी वाला होगा, और सी और डी भी पढ़ दो जरा। Oxygenated वैसे इसमें लिख रखा है ना कि oxygenated डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज नो ऑक्सीजन, ये गलत है, क्योंकि हमने पता है अच्छा कहीं ना कहीं हमने, oxygenated blood is found in the left side, सर ये C वाला। है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ओनली फाउंड, क्या होगा इसका आंसर? नहीं, सर C।
क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सी नहीं होगा। बोला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट व्हाइल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड इन द राइट साइड ऑफ दैट। हाँ ये सही है, ये वेरी गुड, ये ज्यादा सही आंसर है। लेकिन देखो अगर काफी बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ नो ऑक्सीजन लिखा आ रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि जब भी हम लोगों ने मतलब एक रेशियो पढ़ा था ना, तो रेशियो में हमने क्या देखा था कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन को लेते थे तो कितने परसेंट लेते थे, बताओ मुझे, याद है? 21। 16। हाँ 21% लेते थे, वेरी गुड, है ना, 21% लेते थे। बताओ मुझे, 16। ऑक्सीजन 21% लेते थे। याद करो, 2%। 2% लेते थे। भैया 16। नहीं 21%, कुछ तो ये हट कर गया, मतलब कुछ तो बता ले गया ये चीज। और बाकी सब बताओ, और बताओ। अच्छा चलो 21 लेते थे, तो भैया फिर बी बाद में वाला। निकालते कितना थे वो, बताओ। ये तो सही बताया 18%। इसने यार, आयुष ने एकदम सही बताया कि यहाँ ऑक्सीजन 21% हम लोग इनहेल करते थे, तो हम लोग एक्सहेल कितना करते थे? भैया सर 5। 16.4% है ना, ये चीज है। तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन क्वेश्चन बी क्या बोला है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन ज्यादा सही होगा, है ना। तो बी नहीं होगा, इसका सी चलिए आंसर बी। होगा। बी नहीं है, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हाँ हो गया। सही है। आ जाओ। क्योंकि अगर देखो, अगर जैसे कोई भी हो तो तुम बोलते ना, कहते ना कि सर इसमें रेशियो तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन तो कैरी होती ही होती है, ऐसा तो होता नहीं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको कोई भी ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाएगा। हाँ ये मालूम है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये चीज हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ मतलब कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जो पहले कभी ऑक्सीजन पाया जाता था, अब उतना ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। How does deoxygenated blood form in the body? It is formed in the lungs. It is formed when oxygenated blood passes through body organs and the cells use of the oxygen. It is formed when the heart pumps blood to the lungs. It is formed when the blood is supplied with the food. भैया बता बी इसका, वाला it is बी formed. वाला, वेरी गुड। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ कि ब्लड जो सप्लाई करता है वो तो तुम्हारा ऑक्सीजन तो सप्लाई करता है, मतलब कि कौन कौन से सब्सटेंस तुम्हारे सप्लाई करता है, बेसिकली क्या क्या चीजों को सर्कुलेट करता है, इन चार ऑप्शन में बताओ, ए बी सी डी में। रुद्र क्लास में है हाँ रुद्र, भैया। बता भाई। What substances does blood supply all all cell the body is with carbon dioxide, waste product, oxygen, digested food and chemical like honey. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, आर्यन। आर्यन, अमन तुम बताओ बेटा, अमन। What causes the heartbeat? भैया to rhythmic contraction and relaxation of the heart muscle. वेरी गुड, है ना, फंटास्टिक। चलो आ जाओ अर्पित बेटा, इसका आंसर बताओ। How do the two artery and the two ventricles work? The artery. Both artery and both ventricles contract and relax through at the same time. अच्छा, मारने पे तुले, हाँ, नहीं ठीक, नहीं नहीं, क्या बोलो, कौन सा, नहीं भाई, मारने पे तुला And हुआ ये तो। see, हाँ हाँ, समझे, two arteries तुम्हारे दो। contract and relax together, and the two ventricles contract and relax together हाँ तो at सबसे the पहले अगर time. मैं बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, आर्टरिया, और तुम्हारे उसमें तो तुम्हारा आर्टरिया और वेंट्रिकल में सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो तुम्हारा आर्टरिया होगा, तभी तुम्हारा वेंट्रिकल के पास ब्लड जाएगा, और फिर वेंट्रिकल फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होकर वो करेगा, तो इस तरीके से तुम्हारा ब्लड फ्लो होता है, ये हो गया। यश, इसका आंसर बताओ तो बेटा। What is the overall purpose of the heart beating? To stop from circulating to only contract the artery to circulate blood throughout the human body. C वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। तो देखो एग्जाम में जब तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है, तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा कि मुझे बताओ कि कितने स्टेप में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, कि 6 स्टेप में करता है कि 5 स्टेप में करता है, वो बोलेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया। तो तुमको क्या बताना पड़ेगा कि जब मान लो कि जब हमारे जो मसल्स है, फोर चैम्बर है ना, वो रिलैक्स कंडीशन में हो रखे, तब क्या करेगा, जो तुम्हारा पल्मोनरी वेन है, वो पल्मोनरी वेन तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा, कहाँ से, लंग से लेकर आएगा, और वो कहाँ जाके छोड़ेगा, तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम में छोड़ेगा। तो ये देखो, लंग से लेकर आया, और ये तुम्हारा तुम्हारा पल्मोनरी वेन तुम्हारे लेफ्ट आर्ट्रियम में लाके छोड़ दिया।
फिर उसके बाद क्या होगा कि लेफ्ट आर्टरियम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा पुश होकर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जो कि वॉल्व 1 से होते जा रहा है। तो ये क्या करेगा, यही जो ब्लड आया ये वॉल्व 1 से होते हुए तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में चला गया। ठीक, वेरी गुड। और फिर जब तुम्हारा यही लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफी फोर्स से आपके मेन आर्टरी से निकल कर जाएगा, जिसको नाम बोलते हैं हम लोग एरोटा बोल देते हैं। तो चलो वेरी गुड, ये फोर्स होकर निकल गया एरोटा से, हमने इसको मेन आर्टरीज बोल दिया, ये चीज है। और फिर बाद में हमें मालूम है कि यही मेन आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज बोल देते हैं। मतलब कि जो मेन आर्टरीज है और छोटे छोटे आर्टरीज में टूट जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टियोरोलस बोल देते हैं, ये चीज है। और बाद में ये और ज्यादा छोटी छोटी हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं कैपिलरीज बोल देते हैं। तो कैपिलरीज बेसिकली क्या है कि स्मॉलर आर्टरीज है ना, वो चीज है। और ये तुम्हारे बॉडी ऑर्गन के थ्रू आउट हर जगह हर एक सेल के अराउंड पाई जाएगी। तो ये किस वजह से पाई जा रही है, जो अगर मैं बोलूं कि यार ये जो मेन आर्टरीज है ये जो लेकर जा रही है, ये क्या चीज लेकर आ रही है, तो ये तुम्हारा ब्लड को कैरी करके तो लेके जा रही है, लेकिन उसमें हर जगह लेके जा रही है, चेस्ट में, तुम्हारे आर्म्स में, स्टमक में, हर जगह। लेकिन क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जा रही है, उसके साथ साथ ही तुम्हारा फूड मटेरियल और भी जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जरूरत होती है, उन सारी चीजों को लेके जाती है। और जैसे ही आपका ये बॉडी ऑर्गन आपका उस फूड को यूटिलाइज कर देता है, इसका मतलब है कि आप उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देता है, तो वो ब्लड में क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर आपका यही ब्लड जो है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड, जो अदर डिजोल्व मटेरियल लेकर आया, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को उसने इवॉल्व किया, फिर यही रेस्पिरेशन में फिर ये क्या करेगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका मेन वेन के थ्रू फिर निकलने लगता है, जाने लगता है यहीं से। तो मेन वेन के थ्रू ये जाने लगा, और मेन वेन को हम लोग दूसरे नाम से ब्लड बोल देते हैं, वेना केवा बोल देते हैं। तो वेना केवा से ब्लड गया और वो वेना केवा कहाँ जाके जाएगा, तुम्हारा राइट आर्ट्रियम में जाएगा। तो ये देखो वेना केवा कहाँ चला गया, राइट आर्ट्रियम में। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई आर्ट्रियम में जो भी चीजें लाके देता है वो हमेशा वेन लाके देता है। अगर वेन अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लेकर आ रहा है तो मैं उसको पल्मोनरी वेन बोल दूंगा, अगर वो वेन अगर तुम्हारा डीऑक्सीडेंटेड ब्लड लेकर आ रहा है तो मैं उसको मेन वेन बोल दूंगा। तो ये चीज हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार, अगर एक बार अगर आपका वेन अगर आपका डीऑक्सीडेंटेड ब्लड या फिर ऑक्सीडेंटेड ब्लड आरटीएम में आ गया, तो अब वो क्या करेगा, आर्ट्रियम उसको पुश करेगा कि ताकि वो वेंट्रिकल रीजन में चला जाए। तो वेंट्रिकल रीजन में तुम्हारे बॉल ब्यूटी के थ्रू तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब ये वेंट्रिकल रीजन क्या करेगा, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद करेगा जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। लेकिन बॉडी से मतलब हार्ट से बाहर निकाल दे, लेकिन हार्ट से बाहर क्यों निकाला, कि ताकि यही तुम्हारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड हो जाए। लेकिन हमें मालूम है यार ये जो वेंट्रिकल है काफी तेज से पुश करता है, और पुश करने के लिए हमको आर्टरीज की जरूरत है, और आर्टरीज में तो ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यार डीऑक्सीजनेटेड अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पल्मोनरी बोल सकता हूँ। तो बाद में यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका लंग्स में जाता है, जहां ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को आपका एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर से आपका फिर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, और इस तरीके से आपका रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरीके से जो बॉडी होती है, बॉडी में जो ब्लड होता है वो हमारा सर्कुलेट होता है बिना रुके, है ना, जिसके थ्रू हमको ऑक्सीजन भी मिल जाता है, डाइजेस्टेड फूड भी मिल जाते हैं, और भी अदर मटेरियल जैसे कि हार्मोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, है ना। फिर वो चाहे इंडोक्राइन ग्लैंड से मिल लो, फिर वो चाहे तुम्हारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिल लो। और यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम केवल सामान पहुंचाता नहीं है, सामान को बाहर भेजता भी है, जैसे एक रिमूवल सिस्टम के भी थ्रू, है ना। ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ ये हार्ट का सिस्टम कैसे है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आज जाके तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। आ गया ना, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। What happens in step 1? Oxygenated blood is pumped from the lungs into left atrium by pulmonary vein. Deoxygenated blood is pumped from the body organ to the right atrium. Uh, the left atrium contracts, the pushes blood to the left ventricle. सर यही वाला सी वाला। सी वाला होगा, मतलब अगर लेफ्ट आर्टरियम के पास ब्लड आएगा तो नहीं बिना ब्लड आए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा वो। नहीं नहीं, ये ए वाला ए। ए वाला ना, पहले क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड पंप होगा लंग से तुम्हारे किसकी तरफ, तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम की तरफ, थ्रू द पल्मोनरी वेन। ये हो गया। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। When the left atrium contracts, where does the blood go? भैया into the main artery aorta. अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा गधे कि जब तेरा लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, तेरा मेन आर्टरीज में चला जाएगा। हाँ?
भैया नहीं, वेंट्रिकल में सी वाला जाएगा। होगा। हाँ वेंट्रिकल में जाएगा ना, ये चीज है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। आ जाओ रुद्र बेटा, इसका आंसर बताओ। भैया बताओ। What happened when the left? What happened वेंट्रिकल when the कॉन्ट्रैक्ट्स, left vertical मतलब कि contracts? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो Oxygenated क्या blood. होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेफ्ट आर्टरियम की तरफ चला जाएगा, या जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा लंग्स की तरफ चला जाएगा, या फिर जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा आरोटा के थ्रू तुम्हारे बॉडी की तरफ मतलब बाहर की तरफ चला जाएगा, या फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा बॉडी ऑर्गन की तरफ चला जाएगा। भैया ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो इयान। जो मतलब कि ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेन आरोटा से डिफरेंट ऑर्गन, है ना, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बताओ मुझे, Where पढ़ो। through the smaller arteries and the capillaries. वेरी गुड भाई, फंटास्टिक, एक बार में देख के बता दिया इसने, मजा आ गई। चलो आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ। अमन, क्या मेन फंक्शन है मेन आर्टरीज और आरोटा का, मेन फंक्शन क्या है? बताओ मुझे, आ रहे हैं क्लास में? नहीं भैया। नहीं है, चलो ठीक है। अर्पित तुम बताओ। What is the main function of the main artery? It is like the oxygen blood to the lungs. It carries blood to all body organs except the lungs. इट कैरीज ऑल बॉडी ऑर्गन, हाँ ठीक है, सही आंसर है। और भी इसका आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, यही है। नहीं। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। How does blood become deoxygenated in the body? When it leaves the heart and enters the lungs, when it passes through the capillaries of organs and give oxygen to the cells, when it enters the left side of the heart, when it carried by pulmonary artery. बताओ ब्लड कैसे ये तुम्हारा बी वाला। डीऑक्सीजनेट, बी वाला, वेरी गुड। जब वो तुम्हारा कैपिलरीज थ्रू बॉडी ऑर्गन में जाता है जहां तुम्हारा सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है, वेरी गुड। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। What does deoxygenated blood from the body organ contain? And where does it go next? Oxygen, carbon dioxide, and it goes to the left atrium. Nice. बताओ। The main vein vena cava to carried to the right atrium. सही है डी वाला। ये डी वाला है ना, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यान मुझे तुम बताओ, अगर मान लो कि ये जो ऊपर वाला स्टेप था वो स्टेप नंबर 4 था, तो इसके हिसाब से इन चार ऑप्शन के हिसाब से स्टेप नंबर 5 क्या होगा बताओ मुझे। अगर ऊपर वाला स्टेप नंबर 4 था तो स्टेप नंबर 5 क्या होगा बताओ मुझे, फिर इन चार ऑप्शन के हिसाब से। जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, या जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, या तुम्हारा भैया बी वाला। डीऑक्सीजन, कौन सा होगा? बी वाला। गलत। नहीं नहीं। नहीं, बी वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो नहीं राइट। होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा राइट। राइट वेंट्रिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं, राइट आर्टरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्टिया। आर्टरिया होना चाहिए, ये चीज है। तो यहाँ वेंट्रिकल गलत लिख रखा है, बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, है ना, बाकी ऑप्शन हो नहीं सकते, यहाँ आर्टरिया होना चाहिए था ये। हाँ वेरी गुड, चलो सही एकदम आंसर बताया। अब उसके बाद बता दो कार्तिकेय, तुम बताओ इसका आंसर। What happens to the deoxygenated blood when it reaches to the lungs? It gives oxygen to the lungs and pick up carbon dioxide. It picks up oxygen and releases carbon dioxide. भैया बी वाला। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो रुद्र। मतलब कि अगर एक बार जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो गया लंग्स पे, तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? वो फिर से मतलब क्या कहते हैं राइट आर्टरियम में जाएगा, या फिर वो तुम्हारा मेन आरोटा में जाएगा, या फिर वो तुम्हारे लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, या फिर वो तुम्हारे बॉडी ऑर्गन में डायरेक्ट बढ़ जाएगा। बताओ मुझे। एक बार पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया तो फिर जब फिर से सर्किट बनेगा तो फिर जो तुम्हारा ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड हो रखा है वो तुम्हारा फिर कहाँ जाएगा? तुम्हारा आर्टियम में जाएगा, राइट आर्टियम में, या फिर तुम्हारा मेन आरोटा में, या फिर तुम्हारे लेफ्ट आर्टियम, या फिर पल्मोनरी वेन्स में, या फिर बॉडी ऑर्गन में। बताओ।
भैया सी भैया वाला जी ये लग रहा है पीछे मुझे। वाला क्वेश्चन था, स्टेप 5 वाले जो लिखा था, ये वाला एक दोबारा खोलिए। सी वाला, वेरी गुड अमन। ठीक है, क्या पूछा? बोल बोल भाई। इसमें ये बी वाला कैसे होगा, ये आर्टरिया में व्हाट स्टेप हैपन टू द 5 पूछा है तो। डीऑक्सीजनेटेड, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या होगा अगर वो चीज तुम्हारे लंग्स के पास जाता है। तो मुझे तो लंग्स में तुम्हारा क्या पाया जाता है? एबोलीज पाए जाते हैं। और एबोलीज क्या करता है? तुम्हारे मतलब कि ऑक्सीजन को मतलब कि पिकअप करके डालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नहीं नहीं नहीं, ब्लड के बारे में पूछा ना, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इट गिव ऑक्सीजन एंड वो चीज होना चाहिए, ए ऑप्शन। समझा? ये है। हेलो, बी ऑप्शन किसने बताया हाँ था हाँ, इसका आंसर? बी पता नहीं। साढ़े रुद्र रुद्र मैंने कार्तिकेय कार्तिकेय कार्तिकेय, साला मुंह बंद कर रखा है अब की बार, है मैंने ना? ये मैंने चीज है। कहा बताया था भैया। क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट हैपन टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन इट रीचेस टू द लंग्स। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई एवोलीज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब कि पिकअप किया जा रहा है, और जो तुम्हारा निकाला क्या जा रहा है? ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है। तो तुम क्या बोलोगे? इट गिव्स ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ ए होना चाहिए। चलो वेरी गुड, आ जाओ। रुद्र ने भी एकदम, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अमन ने भी एकदम सही आंसर बताया। ठीक है, तो अब हम लोग मतलब थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि हाँ यार, सर्कुलेट कैसे हो रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो इसके थ्रू फिर हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा पल्मोनरी और तुम्हारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है क्या है। क्योंकि जब भी हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि यार हार्ट में तुम्हारा दो बार तुम्हारा मतलब कि ब्लड तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, ट्रेवल हो पा रहा है। तो जब भी ब्लड तुम्हारा हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, या फिर उसके वापस आएगा। तो ये चीज है ना? जैसे अभी इसको देखो, पहले तुमको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दिखाते हैं, जिसमें जो हार्ट है वो तुम्हारा ब्लड को तुम्हारे थ्रू द बॉडी भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा लेफ्ट वाले चैम्बर से थ्रू आउट द बॉडी बड़े आसानी से चला जा रहा है ना? तो ये सिस्टमेटिक हो गया ना? ये क्या हो गया? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। तो ये तुम्हारा एक बार सर्कुलेट करके तुम्हारा चला गया। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ, जल्दी बढ़ भाई। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये तुम्हारी बॉडी से जहां तुम्हारे सेल्स पाए जा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या कहते हैं, ये जो रीजन है इनको बोलते हैं कैपिलरीज रीजन। इनको क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। और फिर यही सिस्टमेटिक कैपिलरीज फिर क्या करेगा? एक बार तो निकल चुका ब्लड, अब तुम्हारा क्या करेगा? ये फिर से एक कंप्लीट सर्किट चलेगा। इसको करेगा ना? ये देखो, ये वाला सर्किट कंप्लीट किया। तो ये वाला जब सर्किट कंप्लीट हुआ, तो ये वाला कौन सा हो? ये दूसरा सर्किट हो गया, मतलब दूसरा सर्कुलेशन हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। तो पहले मुझे तो कितने कितने लोग कंफ्यूज हो गए, पहले तो ये बताओ। समझ आ गया। बताओ मुझे। मतलब कि एक बार तुम्हारा राइट वाला मतलब लेफ्ट वाला चैम्बर वर्क कर रहा है, तो एक बार वो पंप करके भेज रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। और फिर एक बार तुम्हारा लेफ्ट वाला मतलब राइट वाला चैम्बर तुम्हारा पंप कर रहा है, तो जिसकी वजह से एक बार और तुम्हारा पंप कर रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोल देते हैं। लेकिन बस इस चीज को याद रख लो कि जब भी मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलूंगा, तो उसका मतलब है कि यार ब्लड जो है वो तुम्हारा हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है, और तुम्हारा फिर से वापस तुम्हारा वो हार्ट की तरफ आ रहा है। और जब भी मैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलूंगा, तो उसमें क्या बोलूंगा कि यार जो तुम्हारा ब्लड है जो कि हार्ट से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आ रहा है, तो मतलब हार्ट से तुम्हारा वो रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ जा रहा है, बाद में फिर से वो बॉडी से तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है। मतलब कि जो तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा मतलब कि राइट वाला जो मतलब लेफ्ट वाला जो चैम्बर होता है, लेफ्ट वाला चैम्बर तुम्हारा सिस्टमैटिक तुम्हारा सर्कुलेशन करता है थ्रू द मेन आरोटा। और जो तुम्हारा राइट चैम्बर होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है थ्रू द तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं ऊपर लंग्स दिखा देता हूँ, ये तुम्हारा ऊपर लंग्स हो गया। तो ये जो रीजन है ये तुम्हारा है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरीज, और ये कौन सा है? ये पल्मोनरी वेन्स है। तो ये दोनों मिला के एक सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो इनको बोल सकते हैं सर्कुलेशन नंबर वन। और फिर इसके बाद ये एक बार सर्कुलेट कर रहा है जो कि है तुम्हारा क्या है? मेन आर्टरीज। और ये कौन सा है तुम्हारा? मेन वेन। तो ये एक बार सर्कुलेशन कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं सर्कुलेशन नंबर टू। तो इसी वजह से हम लोग इनको बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन जब भी ऊपर की तरफ सर्कुलेशन हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे पल्मोनरीज। पल्मोनरीज तुम्हारा मतलब कि सर्कुलेशन सिस्टम है ना, जिसमें पल्मोनरीज तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हार्ट की तरफ मटेरियल पहुंचा रहे हैं, और हार्ट से तुम्हारा मटेरियल वापस लेके जा रहे हैं। और जब भी मैं बोलूंगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में मतलब आप क्या कर रहा है? हार्ट तुम्हारा बॉडी की तरफ मटेरियल पहुंचा रहा है, और बॉडी भी अपना मटेरियल तुम्हारे हार्ट की तरफ पहुंचा रहा है। ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि बॉडी और लंग्स कैसे तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? बताओ मुझे। आ गया? या अभी भी किसी को कोई डाउट है?
डाउट है किसी को? नहीं नहीं भैया। नहीं है ना? चलो वेरी गुड, है ना? तो अभी देखो ये तुम्हारे डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिजम्स है। ये ह्यूमन है तुम्हारा, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑस्ट्रिच है, ये सब है ना? तो अगर मैं मान लो कि अगर इनमें मैं एक मतलब इनकी कैटेगरी में अगर मैं मान लो कि मैं मैमल्स की बात कर देता हूँ, है ना? किनकी बात कर देता हूँ? मैमल्स की। इसमें तुम्हारे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो इनके पास फोर चैम्बर हार्ट है, और फोर चैम्बर हार्ट है तो मतलब कि दो आर्टरी या दो वेंट्रिकल। और ये जो फोर चैम्बर हार्ट है ये तुम्हारा कंप्लीटली सेपरेटेड हो रखे कि ताकि तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिले ना, और तुम्हारी हायर एफिशिएंसी से ऑक्सीजन एक बॉडी सेल से दूसरे बॉडी सेल तक पहुंच पाए, और तुम्हारी लॉट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो पाए। तो ये जो एनर्जी चाहिए किसको चाहिए? वो तुम्हारे वार्म ब्लडेड एनिमल को चाहिए, क्योंकि इसी एनर्जी से वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, है ना? तो जब भी मैं बोलूंगा कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास फोर चैम्बर हार्ट है, तो उसका मतलब है उसमें ब्लड डबल सर्कुलेशन सिस्टम वेरी कर रहा होगा, मतलब कि चीजें कर रही होंगी। इसका मतलब है कि हार्ट के पास दो बार ब्लड आ रहा होगा, मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल होने में हार्ट के पास दो बार आ रहा होगा, मतलब कि ब्लड आ रहा होगा। इस चीज को याद रख लो। तो जब भी मैं बोलूंगा ना कि हार्ट तुम्हारे एक एक सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक बार हार्ट बीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि दो बार तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन की थ्रू और एक बार सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू। ये चीज हो गया। तो ये तुम्हारा फोर्थ मेंबर हार्ट के साथ था। आप लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि यार जिसके पास थ्री चैम्बर हार्ट है, थ्री चैम्बर हार्ट में तुम्हारा ये तुम्हारा एम्फीबियन हो गया, फिर फ्रॉग हो गया, ये सब हो गया। तो इनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं होता है। क्या होता है? एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है कि अगर मान लो कि एनवायरमेंट का ठंडा है तो इनका भी ठंडा है। इनको इसी वजह से बॉडी को रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती एनर्जी को, कि कब बढ़ाना है कब कम करना है, ये सारी चीजें, है ना? तो अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में जो सेप्टम है वो इनकम्प्लीट डिवीजन होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल जा रहा है, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही तुम्हारे उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम में, है ना? ये चीज हो गया। लेकिन इनमें भी तुम्हारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम तुमको देखने को मिलेगा। लंग्स तुम्हारा क्या करेगा? हार्ट के पास तुम्हारा मटेरियल पहुंचेगा, और तुम्हारा मतलब कि हार्ट फिर तुम्हारा बॉडी के पास पहुंचेगा, फिर बॉडी से हार्ट, फिर हार्ट से वो। तो इनमें भी हो रहा है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। लेकिन सेप्टम ना होने की वजह से, सही तरीके से ना होने की वजह से, फिर क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलने के साथ ये तुम्हारा कम मतलब क्या कहते हैं वो सप्लाई कर पाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसकी वजह से ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, जो कि इस चीज पर रिस्पॉन्सिबल है क्या एनवायरमेंट का कैसा टेम्परेचर, उसके हिसाब से मैं अपना टेम्परेचर को बना लूंगा। तो ये देखो एक किस तरीके से दोनों ब्लड एक साथ आ रहे हैं तुम्हारे सिंगल वेंट्रिकल रीजन में, और फिर ये तुम्हारा जा रहा है। तो मुझे बताओ क्या ये जो तुम्हारा लास्ट वाला जो तुम्हारा ब्लड बना, क्या ये तुम्हारा प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या तुम्हारा प्योरली तुम्हारा नहीं डी? है भैया। नहीं है ना? तो ये इतना रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, है ना? फिर ये तुम्हारा बॉल्व की तरह थ्रू आउट द बॉडी ऐसे निकला। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या किसको इसी में कोई डाउट है? या वीडियो फिर से देखने समझना है? बताओ। येलो आ गया सर। आ गया ना? तो याद रखो इसमें भी डबल सर्कुलेशन सिस्टम ही हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। बस इसके पास थ्री चैम्बर हार्ट है ये है। और इसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है उतना फंटेस्टिकली नहीं हो रहा है जितना कि बेसिकली तुम्हारा उसमें होता है, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग जो फोर चैम्बर हार्ट वाला होता है। लेकिन अभी अगर मैं बात कर देता हूँ गिल्स की बात कर देता हूँ, तो गिल्स में तो भाई तुम्हारे मतलब गिल्स मतलब फिश में मतलब कि यार इनमें तो तुम्हारे दो चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? केवल और केवल दो चैम्बर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो हार्ट मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पाया जाएगा? तुम्हारा उसके लंग्स में पाया जाएगा। लेकिन लंग्स तो इनमें पाए नहीं जाते, इनमें पाया जाते क्या? गिल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ब्लड तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड कहाँ होगा? गिल्स में होगा। अब बस बात यही है कि यार ये जो ऑक्सीजनेटेड हो गया ये दोबारा हार्ट में नहीं जाता, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी चला जाएगा। और बॉडी जैसे उसको यूटिलाइज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर वो तुम्हारे हार्ट के पास भेजेगी। और फिर हार्ट क्या करता है? उसको पंप करके तुम्हारा फिर से गिल के पास भेजता है। और फिर जैसे गिल्स के पास भेजता है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यार जो हार्ट के पास एक बार ब्लड है, केवल कितनी बार ब्लड है? केवल एक बार ब्लड है। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार जो फिश में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तुम्हारा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, केवल एक बार मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में केवल एक बार ब्लड तुम्हारा उसके पास है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें अभी किसी को कोई हाँ। डाउट है? डाउट है किसी को? नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं है? भैया ये नहीं है। आप नहीं समझ में आया? नहीं आ गया नहीं है? बता दो पूरा बोल। भैया नहीं आया वो नहीं है ना? गिल्स चलो ठीक वाले है मैं में। समझाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो लंग से ऑक्सीजन की तरफ मतलब लंग से हमारे हार्ट के पास तुम्हारा मतलब ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये चीज हमें समझ में आ गया। लेकिन जो तुम्हारी मछली होती है, मछली जब भी तुम्हारे अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है, मतलब कि सांस लेकर जब भी ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है विद द हेल्प ऑफ गिल,
तो तुम्हारे हार्ट के पास नहीं भेजती, वो डायरेक्ट बॉडी के पास भेज देती है। और फिर जब भी बॉडी उस चीज को यूटिलाइज कर लेती है ऑक्सीजन को, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन कर रही है। तो जब भी वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो फिर से उसको गिल्स के पास भेजना है। लेकिन गिल्स के पास भेजने के लिए फिर वो कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन, वो तुम्हारी ब्लड, वो कहाँ जाएगा, वो तुम्हारा जाएगा तुम्हारे हार्ट के पास जाएगा। तो हार्ट उसको मतलब क्या करेगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करके फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पुश करके भेजेगा गिल्स के पास। तो इसका मतलब है हार्ट के पास केवल एक ही बार तुम्हारा ब्लड आया, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा जो फिश होती है उसमें सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम हो रहा होता है। तो मुझे बताओ, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं। नहीं है पक्का? हाँ भैया। हाँ चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। अमन इसका आंसर बताओ और पढ़ चुपचाप। ठीक है ठीक है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? पढ़ो। व्हाट इज डबल ब्लड सर्कुलेटर? भैया बी वाला, आ सिस्टम वेयर ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। वेरी गुड। इस वन कंप्लीट साइकिल को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। Whi- Which of the following correctly describe the two type of circulation that make up double circulation? Systematic circulation of pulmonary, sorry, C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। The pathway of blood from the heart to the lungs and back is called the systematic circulation, pulmonary circulation, double circulation. Yeah, double circulation. डबल सर्कुलेशन नहीं बोलना, इसके डबल सर्कुलेशन नहीं भैया बोल, नहीं बी उसको वाला। बोल। Pulmonary, pulmonary circulation होगा वेरी भाई। गुड। जान लेना, जहां भी तुम्हारा लंग वाला सिस्टम आ जाए तो वहां तुम पल्मोनरी लगा देना। आप समझ में आ गया ना, क्योंकि लंग्स ही तुम्हारा हाँ, उल्टा खेल रखता है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम ही होती हैं, ये है। अब आ हाँ जाओ। भैया। अब ओके। इसका आंसर बता दो यान, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो तुम्हारा फोर्थ चैम्बर हेड का होता है? मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल, फिश, या फिर तुम्हारा ब्लड और एम्फीबियन? ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फोर भैया सी वाला। सी वाला। सी वाला होगा। फिश कितने चैम्बर हेड की हाँ होती है? नहीं नहीं बी भैया मैमल एंड ए वाला। ए वाला, मैमल एंड बर्ड, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। अर्पित। हाँ भैया। What is the purpose of the separation between the left hand side of the four-chambered heart? To all the heart to pump faster, बोल रहा है कि to पर्पस allow क्या है। the लेफ्ट और राइट साइड जो फोर्थ चैम्बर है, मतलब लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, उनका सेपरेट होने का मकसद क्या है, क्यों है? to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing. हाँ वेरी गुड, ये चीज है। आ जाओ। यश इसका आंसर बताओ। Why is a four-chambered heart with a highly efficient oxygen supply important for warm-blooded animals? Because they live in cold environment, because they have low energy needs, because they need a lot of energy to maintain their body temperature. Yes, C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। All animals with a four-chambered heart have which type of circulatory system? Where double circulation. डबल सर्कुलेशन, वेरी गुड। आ जाओ आयुष इसका आंसर। Surface and amphibians. मतलब बता दो रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ध्यान से, मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एकदम एडवांस भाई, फुल एंड Which फाइनल animal आंसर। are cold-blooded and have three-chambered heart? तीन चैम्बर का होता है सर उसमें, वो रैप सर, फ्रॉग, एम, सी वाला. हाँ तो पढ़ना फ्रॉग और वो उसके बाद लेजर्ड, ये चीज हो गई। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। थ्री चैम्बर हेड नहीं पढ़ोगे तो तब तो गलत कर ही दोगे ना। तुमने सोचा कोल ब्रेडेड फिश ना, फिर तुरंत आंसर बता दिया। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब आ जाओ अमन, इसका आंसर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 का। Why do ancestors have a lower energy requirement compared to normal birds? भैया because their body temperature depends on the environment. वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। We
In amphibians and reptiles, what happens to the blood due to the incomplete division in their heart? Oxygenated and deoxygenated blood mix to some extent. Blood only travels through one chamber, but blood flow is restricted to the lungs. The heart beats faster. बताओ। एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ हर्ट होने की वजह से क्या होता है? जो ब्लड होता है वो एक मतलब क्या कहते हैं कि केवल एक ही चैम्बर से ट्रेवल करता है। जो ब्लड होता है वो तुम्हारा लंग्स तक ही जाता है, या फिर जो हार्ट बीट होती है वो ज्यादा फास्ट होती है, या फिर जो डी वाला ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। बी बी वाला बी blood only travels through आज one chamber. एक चैम्बर कितने होता हो है, गए? ये जो तुम्हारा एम्फीबियन और जो होते रेप्टाइल तो होता है कितने तीन चैम्बर के? होते तो तीन होते हैं। हाँ तो तीन होते हैं ना, लेकिन उनमें तीन तीन होने की वजह से वो उतना सेप्टम उतने अच्छे से डिवाइड नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होगा? तो जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मिक्स हो ये जाता है। हाँ ए है। लेकिन दोनों में ही मतलब क्या कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम हो रहा होगा, ये भी चीज है ना, इसी को याद रखना। डबल सर्कुलेशन सिस्टम और इनकम्प्लीट डिवीजन होने की वजह से तुम्हारा रेस्पिरेशन का कमी होना, उस चीजों को दोनों को डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। अर्पित बेटा इसका आंसर बताओ। Despite having a three chambers heart, what kind of circulation do भैया ये क्या लिखा है डू के बाद? डू एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैव। इसका मीन्स क्या है? भाई एम्फीबियन तुम्हारे वो जानवर होते हैं जो तुम्हारे पानी और तुम्हारे जमीन में दोनों में रह सकते हैं, है ना। रेप्टाइल तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रेंगने वाले जानवर होते हैं। अगर मैं एम्फीबियन की बात करूंगा तो उसमें मैं फ्रॉग का एग्जांपल है। तो फ्रॉग तुम्हारा पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। रेप्टाइल में रेंगने वाले तुम्हारे स्नेक्स हो गए, समझ रहे, तुम्हारा लिजार्ड हो गया, ये चीज हो गया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार ये जो तुम्हारे एम्फीबियन है, जो रेप्टाइल्स है जितने भी हैं, इनके पास थ्री चैम्बर हर्ट तो है, लेकिन इन तीन चैम्बर हर्ट होने के साथ साथ इनमें एक और क्वालिटी है। ये तुम्हारा सिंगल सर्कुलेशन कर सकते हैं, डबल सर्कुलेशन कर सकते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कर सकते हैं और ओपन सर्कुलेशन कर सकते हैं। बता यान, तुम मुझे बताओ इसका आंसर। इनकम्प्लीट। भैया यान। इसका हाँ। भैया सी वाला। ये वाला ही तो बोला था। रहने दो नहीं बेटा। नहीं मैं अमन बताऊं तू, ये मैं नहीं नहीं दूसरा तू, तेरा अगला, तेरा भैया ओपन सर्कुलेशन। हाँ। मैं बताऊं मैं अच्छा तू ही भैया बता। मैं अच्छा बताऊं एक बार बोलो बोलो भाई। भैया इसका भैया पढ़ा नहीं था, सी वाला होएगा। चल ठीक रहने दे। आयुष तू बता। डबल सर्कुलेशन। अभी ऊपर ही बताया, ऊपर ही डिस्कशन किया, लेकिन कान बंद रखते हैं ना ये लोग, ना एकदम काम बंद रखते हैं इसी वजह से। ये एम्फीबियन और तुम्हारे रेप्टाइल्स हैं, होंगे तुम्हारे पास थ्री चैम्बर हर्ट्स, हो करते होगे तुम डबल सर्कुलेशन सिस्टम, लेकिन फिर भी तुम्हारा इनकम्प्लीट डिवीजन होने की वजह से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है ना, ये चीज है। तो इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। थोड़ा ध्यान से पढ़ो। आ जाओ यान, इसका आंसर बताओ। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? एक दो भैया तीन चार? भैया टू। टू होते हैं। वेरी गुड। आ जाओ अमन, इसका आंसर बता। जो फिश होता भैया है। हाँ बोल बोल। ऊपर वाला भैया द समझ में गिल्स नहीं आया, द गिल्स क्या बोल रहे हो? फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। भाई फोर्थ वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे एम्फीबियन और जो रेप्टाइल हैं उनके पास थ्री चैम्बर हार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज है? क्या वो डबल सर्कुलेशन करते हैं, सिंगल सर्कुलेशन करते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन करते हैं, या फिर तुम्हारा ओपन सर्कुलेशन करते हैं? तो इनमें भी हाँ भैया तुम्हारा समझ डबल आ गया। सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इसका मतलब कि जितने भी तुम्हारे रेप्टाइल हो गए, ये हो गए, इनके पास भी लंग्स है और हर्ट है। मतलब कि एक बार मटेरियल यहाँ से यहाँ जाएगा और एक बार बॉडी मतलब कि यहाँ से यहाँ जाएगा। तो एक बार सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है और एक बार सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है, लेकिन इसके हार्ट में तीन चैम्बर है। और तीन चैम्बर होने की वजह से, इनकम्प्लीट डिवीजन होने की वजह से, तो जो बॉडी में जो तुम्हारा ब्लड जा रहा है वो उतना ऑक्सीजनेटेड नहीं जितना तुम्हारा फोर चैम्बर हार्ट में होता है। अब मुझे बताओ, अब किसी को कोई डाउट है? किस वाले में भैया? किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? पक्का। चलो वेरी गुड। आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ कि जो ऑक्सीजनेटेड द ब्लड होता है, गिल्स ब्लड। हाँ बता, क्या होगा इसका आंसर? द गिल्स द गिल्स। वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। The flow of blood in a fish is called single circulation because
The blood passes through the heart twice in one completion. The blood passes through the heart only once in one complete function. भैया बी वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आयुष बेटा। Sir, what happens to the blood after it is oxygenated in gills? It's supplied directly to the it returns it sir ये B वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना। तो देखो तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि हार्ट बीट क्या होता है और हार्ट बीट कैसे कोरिलेट करता है तुम्हारे पल्स के साथ। ठीक है, कोई जाना नहीं, समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी तक मैंने पीछे जो गाता है समझाएंगे। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो देखो जब भी हमारा हार्ट पंप करता है तो हमें मालूम है कि जब भी हार्ट पंप कर रहा है तो इसका मतलब क्या चीज है कि यार जो तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, आर्टरीज की तरफ जा रहा है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। क्योंकि अगर मान लो कि वेंट्रिकल अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो तुम्हारी आर्टरीज है, मतलब कि जो तुम्हारी आरोटा से जो तुम्हारी बन के निकली हुई आर्टरीज है, क्या उनमें ब्लड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, वो हार्ट तुम्हारा छोटा हो जाता है और छोटा होने के बाद फिर उसी हार्ट में जो ब्लड है उसको पुश करके तुम्हारा मेन आर्टरीज मतलब कि आरोटा के थ्रू तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी बाहर निकाल देता है। और फिर जैसे ही बाहर निकाल देगा फिर वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा पंप करने के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वैसे ही फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और जैसे ही रिलैक्स होगा तो जो तुम्हारा ब्लड जो कभी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा बॉडी में ट्रेवल होकर गया, रेस्पिरेशन किया, फिर वो क्या करेगा, फिर वो तुम्हारा वापस आएगा, फिर वो तुम्हारा उसके साथ मतलब क्या कहते हैं, फिर वो तुम्हारा फिर से आ जाके हार्ट में आ जाएगा। तो याद रखो जब तुम्हारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है मतलब कि जब वो ओरिजिनल शेप में आ रहा है तो जो ब्लड है वो तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स फिर से तुम्हारा ब्लड लेकर आ जा रही है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं इसको हार्ट बोलता हूँ, ठीक है, तो जब ये तुम्हारा छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि ब्लड निकल कर बॉडी में चला गया। और जब ये फिर से तुम्हारा रिलैक्स हो गया तो इसका मतलब है कि ब्लड इसमें फिर से आ गया। और ब्लड कहाँ से आया, तुम्हारा लंग से आया। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक बार रिलैक्स हुआ, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं हार्ट बीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हार्ट बीट। तो अगर जैसे तुमसे पूछे कि एक हार्ट बीट में कितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कितने रिलैक्सेशन होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि यार एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। क्योंकि जब हमारा बॉडी रिलैक्स होता है तब उस समय हार्ट में सबसे ज्यादा मतलब ब्लड पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ताकि तुम्हारे बॉडी के पास तुम्हारा ब्लड जा पाए तो वो अपने आप को छोटा कर लेता है। और फिर जैसे ही ब्लड बॉडी के पास चला जाता है तो फिर उसे और भी ब्लड भेजना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से ब्लड भेजेगा, मतलब कि फिर से वो तुम्हारा रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स तुम्हारा, फिर उसके बाद फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से चलता रहता है। तो जो एक सर्कल है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट का, इसी को हम लोग बोलते हैं एक हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, एक हार्ट बीट, एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर से एक बार रिलैक्स होना, तो उसको बोल देंगे दूसरी बार हार्ट बीट। तो अगर इस तरीके से अगर मान लो कि कोई नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब कि अगर एक एडल्ट ह्यूमन है और अगर वो कुछ नहीं कर रहा, लेटा हुआ आराम से, तो इसका मतलब है कि उसकी जो हार्ट बीट होगी वो 70 से 72 बार होगी। मतलब 70 से 72 बार उसकी कॉन्ट्रैक्ट और मतलब कि तुम्हारी मतलब कि रिलैक्स हो रही होगी। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार दोबारा भैया बोलिए ये यार। एक बार ही में होता है मतलब. हाँ, मतलब कि एक फंक्शन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्लड तुम्हारा शरीर से कब निकलेगा, शरीर से तभी निकलेगा ना जब तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट होगी। बताओ मुझे, हाँ भैया. होगा ना। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फिर से ब्लड मतलब कि हार्ट में ब्लड कब आएगा, जब वो रिलैक्स हो जाए तभी तो तुम्हारा पल्मोनरी वेन आएगी। तो जब तक तुम्हारे ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट जब तक एक बार नहीं होंगे, जब तक एक साथ मतलब एक साथ नहीं होते, मतलब कि जब एक बार नहीं होंगे तब तक हम लोग उसे हार्ट बीट नहीं बोलेंगे। तो हार्ट बीट का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारा रिलैक्स होना। अब कॉन्ट्रैक्ट के केस पे दोनों आ सकते हैं, तुम्हारा लेफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों होते हैं। और तुम्हारा रिलैक्स में तुम्हारा राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज तुम्हारा मतलब दोनों होते हैं। ये चीज है, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब केस एक गिनेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तब एक केस गिनेंगे, लेकिन दोनों को ही हम लोग हार्ट बीट बोलेंगे कि हार्ट उस तरीके से बीट कर रहा होगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 70 से हाँ भैया. 72 जो बोला ये क्या था? 70 से 72 बार हमारा एक मिनट में मतलब हार्ट बीट करता है। मतलब कि एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो तुम्हारा मतलब कि ब्लड को मतलब कि रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है 72 बार, 70 से 72 बार। ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ हाँ। आ गया। लेकिन ये तो मैंने रिलैक्स कंडीशन में बताया था। अब अगर मान लो कि तुम दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खूब तेज मसल्स एक्टिविटी कर रहे हो, तब मुझे तो क्या ये हार्ट बीट तुम्हारी बढ़ेगी, मतलब 70 से 72 से ज्यादा होगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। तो जब भी तुम 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हो, ये सब काफी हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो जो तुम्हारी हार्ट बीट है वो तुम्हारे 100 पर मिनट तक भी चली जाती है। कितनी चली जाती है? 100 पर मिनट तक चली जाती है। और कभी भी अगर तुम्हें हार्ट बीट को अगर अपने सुनना हो, तो तुम्हारे पास एक तुम्हारा वो होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए। आप मुझे तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ मुझे नाम उसका। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, वेरी गुड, है ना। तो वो टेलीस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या करता है कि इस हार्ट बीट को तुमको मतलब कि तुम्हारे हार्ट बीट को बताता है कि हाँ देखो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलैक्स हो रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाली आवाज पता है कैसी होती है? लब दब लब दब लब दब, इस तरीके से होती है। सुना है कभी भी? जब कभी लगभग भी अगर तुम यार। जब भी तुम कभी भी स्टेथोस्कोप को लगाओगे, तो जब भी लगाओगे तो उसमें लब दब लब दब लब दब लब दब इस तरीके से वो तुम्हारा हो रहा होगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि यार हार्ट बीट कर रहा है, सही बीट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि अगर जैसे आवाज अलग तरीके से आ रही है, डिफरेंस अलग से आ रही, लब आराम से बोल रहा है, दब भी भाई थोड़ी देर बाद बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि जितने टाइम में तुम्हारा पल्मोनरी मतलब कि तुम्हारा वेंट्रिकल को पुश करके भेज देना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या करता है, डॉक्टर देखने की कोशिश करता है कि हाँ तुम्हारा हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि इसके पास लबदब की अगर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, नहीं समझ पा रहा, तो वो पल्स के थ्रू भी समझ सकता है कि यार पल्स के थ्रू भी, मतलब क्योंकि पल्स का हार्ट बीट से डायरेक्ट ही कनेक्शन है। लेकिन पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो एक डाउट है। हाँ भैया। ये हाँ पूछो। ये जो पीछे, तो ये डॉक्टर पीछे पीठ पे लगा के क्यों चेक करते हैं, पी उससे वो क्या पी चेक करते हैं? डाइव वो नहीं लंग्स ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम्हारे पीछे साइड से होता है, पीछे साइड से भी होता है ना। लेकिन बस बात ये है कि जो तुम्हारा हार्ट होता है, वो तुम्हारा मतलब थोड़ा सा पीछे साइड से होता है। मतलब कि हम लोग को लगता है देखने में, हार्ट तुम जैसे तुम अपने हार्ट को छुओ, हार्ट को तुमको क्या लगता है तुम्हारे आगे है? हार्ट तुम्हारे आगे है वो? नहीं, आगे नहीं है, अरे वो थोड़ा स्लाइटली पीछे है। आप समझ में आ गया? हाँ। स्लाइटली पीछे, तो इस वजह से हम लोग उसको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। तो पहले मुझे तो हार्ट बीट में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है, चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे तो अगर हार्ट बीट हो रहा होगा, तो मुझे मालूम है कि ब्लड निकलेगा, और ब्लड जब निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? आर्टरीज में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ मुझे, ये ब्लड हार्ट बीट होने के बाद हाँ। आर्टरीज में निकलेगा। हम्म। अब मुझे बताओ, आर्टरीज मोटी है, क्यों मोटी है? कि ताकि जो ब्लड एकदम फ्लो से आ रहा है तेज से आ रहा है उसको संभाल पाए। तो मुझे तो जब ब्लड इसमें आर्टरीज में निकलेगा एक हार्ट बीट से, तो जो आर्टरीज होगी वो तुम्हारी एक्सपैंड करेगी या तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी? एक्सपेंड करेगी। एक्सपैंड करेगी, वेरी गुड। तो इसका मतलब है जब भी तुम्हारा हार्ट बीट करता है, मतलब कि रिलैक्स स्टेज से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा ब्लड तुरंत निकलेगा। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा ब्लड निकले, कहाँ जाएगा? आरोटा में जाएगा, और आरोटा से निकलकर आर्टरीज में चला जाएगा। तो जैसे ही आरोटा में जाएगा, जैसे ही एक बार हार्ट बीट होगी, वैसे ही तुमको एक वेव देखने को मिलेगी। वेव मतलब कि एक तरीके से, मतलब कि एक बार तुमको मतलब आरोटा एकदम मतलब बड़ा होते हुए दिखाई देगा। और फिर उसके बाद जैसे ही हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, वो आरोटा फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में। जैसे ही हार्ट बीट फिर से बढ़ी, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल से तेज से ब्लड निकला, आरोटा फिर से तुम्हारा बड़ा हो गया। और फिर से जैसे तुम्हारा हार्ट बीट में तुम्हारा रिलैक्सेशन वाला आया, वो फिर से तुम्हारा हो गया। तो इस तरीके से जब भी एक बार हार्ट बीट करता है, मतलब कि जब भी एक बार रिलैक्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब भी ब्लड फ्लो बाहर निकलता है, तो आरोटा हमारा एक्सपैंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक हार्ट बीट इक्वल टू कितना हो गया? एक बार आर्टरीज तुम्हारा एक्सपैंड कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही? बताओ मुझे। हाँ। कर रही ना। तो यही आर्टरीज का एक्सपैंड होना ही हम लोग इसको बोलते हैं पल्स, बोलते हैं क्या बोलते थे? इसी को हम लोग बोलते थे पल्स बोलते थे। तो इसका मतलब है कि जितनी बार तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा होगा, उतनी बार तुम्हारा मतलब कि आर्टरीज तुम्हारी एक्सपैंड कर रही होगी, मतलब कि उतना ही तुम्हारी पल्स की क्वांटिटी होगी, क्वालिटी होगी, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो इस हिसाब से मुझे बताओ कि आर्टरीज कितनी मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी बार तुम्हारी एक्सपैंड होती है, कितनी बार फूलती है? 60 बार। 60 बार फूलेगी गधे। हार्ट तेरे कितनी बार तुम्हारा वो 72 करता है, बीट करता है? से 70 से 72, हाँ भैया, 72 हाँ। 72। बुद्धि है नहीं। ठीक है, 70 से नहीं भैया, आप 72 कह बार रहे थे करता कि है। मिनट के हिसाब से, आप तो मुझे लगा मिनट के एक हिसाब से, मिनट में हाँ एक तो होती एक है। मिनट के हिसाब से कितना होता है? 70 से 72 होता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि तू मिनट बोला तो मैंने ऐसा बोला कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या फिर तेरे 1 घंटे में कितने वो होते हैं, ये थोड़ी ना बोला मैंने कि उसको तू 60 से ही गिनेगा। ये चीज है। तो अगर मान ले कि अगर एक आर्टरीज मतलब मतलब कि 70 से 72 बार आर्टरीज तेरी फूल रही है, ठीक है, 1 मिनट में, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 70 से 72 बार पल्स आ रहा है उसमें, पल्स देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक मेरे को वेव देखने को मिल रही है, ये चीज है। तो पहले मुझे तो इतना, इसमें किसी को कोई डाउट है?
किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पहले मेरे को बता दे अभी। नहीं भैया अभी तो किसी नहीं को है। कोई डाउट नहीं ना, वेरी गुड। अब देखो बात क्या है कि हमें मालूम है कि आर्टरीज में तुम्हारा ब्लड बहता है, लेकिन यार ये जो आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी छुपी हुई होती है, मतलब कि मतलब क्लोजली इंपैक्ट होती है, मतलब कि बॉडी सरफेस में नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी सरफेस है जहां पाई जाती है, मतलब मेरा क्या समझाने का मतलब है कि हाँ, आर्टरीज तुम्हारे ज्यादातर मतलब मैक्सिमम बॉडी के अंदर छुपी होती है ना। और लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इन बॉडी सरफेस पे तुम्हारे आर्टरीज पाई जाती हैं, ठीक है। उनमें से जो बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है वो है तुम्हारा व्रिस्ट। व्रिस्ट मतलब समझते हो ना, कलाई हो गया तुम्हारा, एक हो गया हाँ ये टेम्पोरल। टेम्पोरल भी लिख कर आ जाता है काफी बार, टेम्पल भी लिख कर आ जाता है। तो मुझे बता सकता है कि कोई टेम्पोरल नर्व कहाँ होती है, बताओ मुझे, बताओ। हाँ, कहाँ होती है टेम्पोरल नर्व, किसी को मालूम है, कोई गर्दन आइडिया में है? भैया। नहीं, नहीं नहीं, पता। टेम्पोरल नर्व्स होती है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा माथा होता है उधर साइड निकली होती है, तुमने देखा होगा। किसी किसी का माथा ऐसे एकदम मतलब बढ़ता रहता है, उसके माइंड में तुम देखना ऐसे ना। तो टेम्पोरल नर्व्स वहां पाई जाती है। और एक तुम लिख सकते हो, जैसे कि तुम्हारा मतलब हो गया कि तुम कहीं भी लिख सकते हो, बहुत सारी हैं। जैसे मान लो कि नेक में हो गया, जब कोई इंसान खत्म होता है तो नेक में चेक करता है, टेम्पोरल में चेक कर लेता है, ब्रेस्ट में चेक कर लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा उगली हुई निकल कर आती है, मतलब कि ज्यादा निकल कर आती है। तो जब भी तुम्हें मतलब कि अपनी पल्स को चेक करना है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि मैं ब्रिस्ट को एज एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ब्रिस्ट बहुत कॉमनली एग्जांपल है। तो आप क्या करते हो कि अपने राइट हैंड से अपनी दो फिंगर को जेंटली आप अपने आर्टरीज में टच कराते हो। और जब आप अपने ब्रेस्ट वाली आर्टरीज में चेक कराते हो तो आपको एक वेव नजर आती है कि हाँ एक ब्लड है वो निकल के जा रहा है, निकल के जा रहा है, निकल के जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से जब हम उसको पुश दबा रहे होते ना, तो हम पीछे मतलब एक तरीके से वो बनाने की कोशिश करते, एक हर्ट बनाने की कोशिश करते, इमेजिनरी हर्ट, कि वो हर्ट मतलब क्या कहते हैं प्रेशर से और तेज मतलब धक्का मारेगा। तो जब वो धक्का मारते हैं तो हम उसको काउंट करते हैं। तभी तुमने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं और वो उसको काउंट करेंगे कि वो 70 से 72 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब भी तुम डॉक्टर को देखोगे तो डॉक्टर कभी भी अगर तुम्हारे पल्स को अगर चेक कर रहा होता है तो साथ में तुम्हारे वो घड़ी को भी देखते रहता है। इसी वजह से देखता रहता है कि हाँ 1 मिनट में इसके थ्रू आउट मतलब चीजें सही से काम कर पा रही कि नहीं कर पा रही। अगर सही से अगर पल्स नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा हार्ट का फंक्शन है, जो तुम्हारा जो तुम्हारा मतलब कि अगर कहीं बॉडी वीक हो रखी है तो उसको समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉडी का वीक होना मतलब कि हार्ट का सही से फंक्शन नहीं कर पाना, ये चीज है। तो कहीं वेंट्रिकल का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इन सब सर चीजों कोई को कोई मशीन नहीं है ये पल्स चेक करने के लिए? होती है। पल्स मीटर होते हैं, सारे चेक बीपी करते हैं, वाली। तुम्हारे पल्स मीटर भी चेक करते हैं, है ना। बीपी जिसको बोलते हैं, अभी ब्लड प्रेशर, जो तुम्हारा पल्स होता है, एक जैसे मैं बोलता हूँ कि 70 से 72 तुम्हारी पल्स जा रही है, मतलब कि बड़े आसानी से निकल रही है, तो तुम उसको क्या बोलते हो, एवरेज है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोला कि यही तुम्हारी जो एवरेज है, ये तुम्हारी रीडिंग आती है 110 से लेकर 120 आती है, तो तुम इसको क्या बोलोगे कि अरे भाई जो इसका है मतलब कि बहुत ज्यादा तेज पल्स हो रहा है, तो तुम इसको क्या बोलते हो, तो भाई इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपर टेंशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइपर टेंशन बोल देते हैं। तो अब इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है और ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर में तुम्हारा डायस्टोल और साइस्टोल का अंतर क्या होता है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? नहीं भैया। नहीं है ना, नहीं। चलो वेरी गुड। क्लास में कौन कौन है एक बार देख ले रहा मैं। ठीक है, मजे के बच्चे निकल गए। चलो आ जाओ भैया क्लास में आज ला। चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ, तो एक बार मैं तुम लोग को हार्ट बीट का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप भी दिखा दूंगा, हाँ? ये देखो तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, तो याद रखो तुम्हारा क्या रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक बार तुम्हारा मतलब कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हार्ट छोटा हो गया, फिर वही ब्लड को तुम्हारा बाहर निकाल दे रहा है मेन आर्टरीज के थ्रू, और फिर तुम्हारा हार्ट क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, है ना। फिर से उसमें ब्लड आ गया थ्रू द पल्मोनरी, है ना। तो जब भी हार्ट तुम्हारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स करता है और अगेन अगेन करता रहता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं हार्ट बीट। मतलब कि एक हार्ट बीट में एक तुम्हारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट तुम्हारा रिलैक्सेशन हो रहा है, ये चीज है। और इस तरीके से हमारे पास 1 मिनट में 70 से 72 बार तुम्हारा हार्ट बीट होता है जब हम लोग रेस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो हार्ट पंप कर रहा है तुम्हारे ब्लड को आर्टरीज में, वो 70 से 72 बार कर पा रहा है 1 मिनट के अंदर अंदर। और अगर जो आपको सुनना है कि कितना आपका हार्ट बीट है, तो आपको उसके लिए स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टेथोस्कोप क्या करता है, साउंड को मैग्नीफाई कर देता है थ्रू द मतलब क्या कहते हैं चैनल। तो वो चीज हो गया, ठीक। अभी आ जाओ। अभी तो जैसे अगर तुम इसको देखोगे ना, तो ये तुम्हारा ये सेटोस्कोप है, ये तुम्हारा बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखो ये तुम्हारे क्या कर रहा है, थ्रू आउट द मतलब कि इसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा पा रहा है।
ये चीज है। तो जो अभी हमने चेक किया था कि जो ब्लड है ये बड़े आराम से पंप हो पा रहा है ना, ये चीज हार्ट बीट सही से हो पा रही है, ये चीजें हो पा रही। तो एवरेज कितना है, 70 से 72 पर मिनट है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप रन कर रहे हो, ज्यादा तेज तेज दौड़ रहे हो, फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको बॉडी को ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको रेस्पिरेशन करना, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाना है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाना है तो हार्ट को और तेज पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट बीट और बढ़ानी पड़ेगी। और जब आप हार्ट बीट और बढ़ाओगे तो फिर वही हार्ट बीट लगभग लगभग 1 मिनट में आप 100 हार्ट बीट भी कर ले जाते हैं। तो ये चीज है। तो आप इसमें देखो, हम लोग एक दिन में, एक साल में कितनी बार हार्ट बीट कर चुके होते हैं। लाइफ स्पैन में कम से कम 3 मिलियन ऐसे, 30 30 मिलियन इस तरीके से हम लोग हार्ट बीट कर पा रहे होते हैं। ये चीज है। आप मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ और भैया आ गया। ये होता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर, इन सबको मेंटेन करने का काम में आता है। लेकिन अगर मान लो कि आप एक्साइटेड हो, आप अगर गेम खेल रहे हो, इन सब में खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब कि बेसिकली वो जो होगा हार्ट होगा, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत तेज परफॉर्म कर रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेज तेज परफॉर्म कर रहा होगा ना ये। तो जैसे मान लो कि यही वाला केस है, दोनों को देखो, ठीक है? एक ये वाला केस लो और एक बगल वाला केस दोनों लो। दोनों में जो हार्ट बीट है वो 70 से 72 बार पर मिनट पे जा रही है ना? तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपका पर मिनट में जो आपकी हार्ट बीट है, वो आपके और तेज 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 होती चली जाएगी। ये चीजें तो 70 पे ऐसे हार्ट बीट कर रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स, और फिर देखो धीरे 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 और ये तेज बढ़ता चला जा रहा है ना? तो कुछ इस तरीके से आप मतलब क्या कहते हैं, बताने की कोशिश करते हो कि हाँ, आपका हार्ट आपका वो हो रहा है। लेकिन अगर आप, एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं होती हो कि आप मतलब 1 मिनट में 500 बार हार्ट को हार्ट बीट करा दो, ये सब करा दो। अदरवाइज अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं, है ना? तो ये तुम्हारे नॉर्मल केस है। अगर मान लो कि अभी मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, स्टार्टिंग कितने से हुई थी बताओ मुझे? अभी जब मैं तुमको ब्लड प्रेशर दिखाऊंगा तो तुमको सत्तर से। आसान हो जाएगा। 70। 70 से समथिंग स्टार्टिंग हुई थी, 70। ठीक है? 70 से स्टार्टिंग, नॉर्मल हार्ट बीट कितना बताया? 70 से स्टार्ट हो रहा है। 70 से 110, मतलब कि अगर 110 तक जाता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन आप जैसे ही वर्कआउट करोगे तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आएगा हार्ट बीट, फिर वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी देखो, इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक? आ जाओ। अब ये आ गया तुम्हारा अब नॉर्मल हार्ट बीट, जो कि तुम्हारे 120 मिनट से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब क्या होगा, ये और तेज और तेज और तेज और तेज बीट करेगा। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। अभी तुम लोग को बताएंगे, ये जब तुम्हारा ये ब्लड प्रेशर के बारे में समझाएंगे, तो उसमें एक वर्ड आता है 80/120 एच जी, है ना? ये क्या होता है, इन सब के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे ना। और आ गया इतना? इतना है कि नहीं है, बताओ मुझे। इतना आ हाँ गया ना? आ गया। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। What caused the heart to pump blood into our arteries? The heart contracting and becoming smaller. क्या होगा? The heart contracting and become small. What causes the heart to pump blood into our arteries? The heart contracting and becoming smaller. Very good. और अगर मैं तुमसे रीजन पूछूं कौन सा है, तो तुम बताओगे भैया वो है लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन। इस तरीके से याद कर लो, रट लो। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is a heartbeat defined? The rhythmic contraction of the atria, the contraction of heart, the relaxation of heartbeat, one complete contraction and relaxation of the heartbeat. D वाला. डी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो इयान। जो एवरेज रेस्टिंग टाइम में जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है? 50 से 60, 60 से 80, 70 से 72, 100? भैया 72। 70 to 72, वेरी गुड। आ जाओ। अब अगला तू ही अच्छा मुझे बता दे। तो जो डॉक्टर होता है जो हार्ट बीट को लिसन करता है, वो किस चीज से लिसन करता है? स्टेथोस्कोप, पल्स मीटर, या इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, या फिर स्पेग्नोमीटर, जो कॉमन डॉक्टर यूज करता है, बताओ। भैया हम्म। अरे भैया by using stethoscopes. स्टेथोस्कोप, वेरी गुड, है ना? ये चीज हो गया। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। According to the text, what is the average resting heart rate? 70 to 72. वेरी गुड। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बता दो बेटा। अर्पित। हाँ भैया। Why does the heart beat faster during after physical exercise?
To supply more oxygen for paid respiration to produce more energy. वेरी गुड, फंटेस्टिक। चलो आज आयुष इसका आंसर बता दो। How can a person's heartbeat can be counted easily? By counting, by listening with a stethoscope. बाय लिसनिंग इन द स्टेथोस्कोप। लेकिन अगर आपको पल्स को चेक करना, तो पल्स का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पल्स का क्या चीज होता है कि जब भी हार्ट हमारा बीट करेगा, तो जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आर्टरीज में जाएगा, और यही ब्लड ज्यादा तेज निकलता है, तो जिस वजह से जो आर्टरीज होती है क्या होती है, थोड़ी सी एक्सपैंड होती है। तो इसी एक्सपेंशन का ब्लड की वजह से हम बोलते हैं उसको पल्स बोल देते हैं। तो जब जब तुम्हारी हार्ट बीट होती है, मतलब कि एक रिलैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड का बाहर निकलना, जिसकी वजह से आर्टरीज का फूलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। तो एक हार्ट बीट में एक बार अगर आर्टरीज के पास ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक पल्स आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो पल्स रेट होता है वो तुम्हारे हार्ट बीट के इक्वल होता है 1 मिनट के हिसाब से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर हार्ट बीट 1 मिनट में 70 से 72 बार अगर तुम्हारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हारा आर्टरीज को तुम्हारा फुलाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका पल्स रेट भी है वो 1 मिनट के हिसाब से 70 से 72 होगा। तो मतलब कि पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों ही सेम होता है। लेकिन जैसे हार्ट बीट तुम्हारा फिजिकल वर्कआउट करने की वजह से या फिर एक्साइटेड होने की वजह से आपका बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही आपका पल्स रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट बीट और पल्स दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि दोनों पे एक दूसरे से रिलेटेड हो रखे हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं, हमें मालूम है कि अगर हमें पल्स को चेक करना है, तो क्योंकि हार्ट बीट को चेक करना है, तो हार्ट बीट के लिए तो हमारे पास स्टेथोस्कोप था। लेकिन अगर हमें आर्टरीज को चेक करना है, तो हमें मालूम है कि आर्टरीज ज्यादातर हमारे बॉडी के इनसाइड होती हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पाई भी रहती है, जैसे कि ब्रिस्ट हो गया। तो जो तुम ये बगल वाला एग्जांपल देख रहे हो, ये ब्रिस्ट का एग्जांपल है ना। और जो तुम्हारे माथे में निकल कर आती है उसको टेम्पल या फिर टेम्पोरल बोलते हैं, और जो नेक में होती है उसको नेक बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपको अपनी पल्स को अपने ब्रेस्ट में या फिर टेम्पल में या फिर टेम्पोरल में या फिर टेम्पल में या फिर आपको नेक में आपको फील करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फिंगर को वहां जेंटली पुश करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं ब्रिस्ट का एग्जांपल लेता हूँ, फिर से एक बार ये वाला। तो अगर आप ब्रिस्ट को अगर आप दबाते हो अपने दो फिंगर से, है ना, अपने राइट फिंगर से लेफ्ट फिंगर की तरफ दबाते हो, तो फिर क्या होगा कि फिर आपका धीरे धीरे आपको एक वेव फील होगी। जो वेव होती है, वही एक वेव जो हम लोग उसको काउंट करते हैं, उसी को हम लोग पल्स रेट बोल देते हैं। और हमको पता चलता है कि अगर आप एवरेज, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो जो आपकी पल्स होगी वो कहीं ना कहीं आपकी 70 से 72 आएगी। तो जो डॉक्टर होता है जब भी कभी भी आपके ब्रेस्ट को चेक करते हैं, तो साथ में वॉच को भी देखता रहता है। क्यों? ताकि पता लगा सके कि इंसान वेल है कि नहीं है ना। इस तरीके से मतलब कि पल्स रेट और हार्ट बीट कहीं चेंज तो नहीं हो रखी है, कि अगर मान लो कि मैं हार्ट बीट में जाके चेक कर रहा हूँ, हार्ट बीट तो तुम्हारा 70 से 72 बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा पल्स चेक किया जा रहा है, तो पल्स तुम्हारा कुछ और बता रहा है। लो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं डिफेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज है। तो अभी देखो, ये तुम्हारा पहला वाला एग्जांपल था, तो वो तुम्हारा था ब्रेस्ट का था, हाथ के पंजों का था। तो यहाँ देखो, ये जो नस जा रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, नेक वाली बोलते हैं, है ना। तो जब भी आप नेक को इस जगह प्रेस करोगे, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ, आपके यहाँ आपकी आर्टरीज गई हुई है। तो अगर आपको कभी पता करना है, तो बीच में जो ट्रैकिया है उसकी 2 उंगली ऐसे साइड में लगा के जाओ, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से गई है कहाँ से नहीं गई है। छू के देखा करो। देखा। हाँ भैया। तो जब भी कोई इंसान मरा हुआ होता है, तो उसको ऐसे ऐसे ही मतलब चेक किया जाता है कि हाँ है कि नहीं है, ये है। और अगर मैं बात करूँ कि और कौन कहाँ कहाँ तुम्हारी रीडिंग पाई जा सकती है पल्स की, तो यहाँ हो गई, अलग अलग जगह हो गई, जहां जहां भी तुम्हारी आर्टरीज उभरी हुई है। लेकिन अगर कोई 3 एग्जाम्पल बोले, तो नेक, टेम्पोरल रीजन, और तुम्हारा उसके साथ साथ मतलब कि तुम्हारा मतलब कि ये तुम्हारा ब्रेस्ट वाला रीजन, ये चीज है ना। समझ में आ गया इतना? ये देखो, ये टेम्पोरल रीजन है, अभी वाला देखा था टेम्पोरल रीजन, लास्ट में आया था, देखा, ये होता है टेम्पोरल रीजन। कभी चेक किया तुमने अपने इस तरीके से, ऐसे हाथ हाँ लगाना, भैया, जब सर किया दर्द है होता है भैया। तो बहुत है ना। ज्यादा होता है। वेरी गुड, आ जाओ। अब यार मुझे इसका आंसर बता कि पल्स क्या है। हार्ट बीट की साउंड है, या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, या आर्टरीज का रिलैक्सेशन है, या आर्टरीज का एक्सपेंशन है एवरी टाइम जब भी उसमें ब्लड इनफोर्स होता है। भैया सी वाला। सी वाला डी होगा, वाला डी। डी वाला होगा। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Is the relationship between pulse rate and heart rate. The pulse rate is always half the heart rate.
तो क्या होगा आंसर? पल्स रेट इज ऑलवेज, क्या होगा इसका आंसर? half the heart rate. B. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर तुम देते हो ना। आ जाओ अब तुम मुझे इसका आंसर दो, अमन। अगर अमन है तो अमन, नहीं तो फिर यहाँ नहीं दे, बताओ मुझे। पल्स रेट और हार्ट रेट का अंतर क्या है, इसमें आप होती हैं? नहीं भैया, Equal. दोनों इक्वल ही होती हैं। इक्वल होती है। समझा? देख, जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये लेफ्ट सी वेंट्रिकल वाला तुम्हारा, होगा इसका। हाँ समझे, जब भी हार्ट हमारा, याद कराते रहे एक बार फिर से तुमने। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ब्लड को बाहर निकालेगा, और जब भी ब्लड को बाहर निकालेगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? आर्टरीज के पास जाएगा। तो आर्टरीज का फूलना, तो जितनी बार वो फूल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पल्स बोलते हैं। अगर वो 1 मिनट में 70 से 72 बार फूल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका पल्स रेट कितना है, 1 मिनट में 70 से 72 है। और मुझे मालूम है कि आर्टरीज का फूलना डायरेक्टली किस चीज पे रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट बीट पे रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जैसे ही हार्ट बीट करता है अपने आप को, मतलब कि रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो आर्टरीज की तरफ ब्लड पहुंचाता है। मतलब कि एक हार्ट बीट इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक पल्स मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो चाहे 1 मिनट में जितने तुम्हारे हार्ट बीट हो रही होंगी, उतने 1 मिनट में तुम्हारा पल्स मीटर भी निकल कर आएगा। ये चीज है। तो मुझे तो आप समझ में आ गया? आ गया, वेरी गुड। आज यश, इसका आंसर बता भाई। चलो अर्पित, तुम ही इसका आंसर बताओ 30 वाले का। What is a typical resting pulse rate for an adult? क्या होगा About इसका? 70 to 72 per minute. B option. वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया, ठीक है। यश, अगला आंसर बताओ बेटा। When is a person's pulse rate higher? When they are at rest, when they are sleeping, after physical exercise, or when excited? C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी वेन की सही है? कि जो वेन्स होती है वो या थिक नहीं है वॉल भैया। होती है, या फिर जो तुम्हारी मतलब वेन्स की वो थिक वॉल होती है, या फिर वो तुम्हारे ऑक्सीजन को कैरी करती है, या फिर वो थिन वॉल होती है ना, या फिर वो तुम्हारे हायर प्रेशर को कॉज करती है, पल्स बनाती है, बताओ। कौन सा आंसर होगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है वेन्स का आंसर का? भैया या नहीं है। तुम बताओ कार्तिक। भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Why we why can't we feel a pulse at place like the wrist and neck? Because arteries in these locations are close to the skin and pass over bones. वेरी गुड, फंटास्टिक, एकदम सही आंसर बताया। अगर मान लो कि तुम्हारे अगर बोन के पास नहीं होगी, तो बिना दबाए तुम कैसे चेक कर पाओगे? चेक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पॉन्जी नेचर की हो जाएगी वो, तो है ना, वो चीज है। तो इसी वजह से बोन के आसपास से रहती है, कि ताकि बोन में टकरा जाए तो फिर हम लोग उसको दबा सके बड़े आसानी से, है ना। और स्किन के एक तो ऊपर भी पाई जा रही है, तो ये एक रीजन हो गया। आ जाओ यश, आंसर बताओ। और जैसे कोई नया मेंबर है तो बता देना, है ना। मुझे और कोई लग नहीं रहा, बताओ इसका आंसर। What is a pulse according to the text? The sound of the heartbeat, the contraction of the heart, the wave like thumping caused by blood entering the arteries, the relaxation of arteries. Well, क्या होगा इसका आंसर? the wave like thumping caused मतलब अरे मतलब वही कि मतलब जैसे तुम अपने ब्रेस्ट को तुम अपने हाथ से दबाओ, तो तुमको लगता नहीं कि एक हाँ वेव जनरेट हो रही है हाथ में? तो हाँ वो है, इसी वाला ही होगा। सी वाला है ना, ये हो गया। चलो आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the correct method for feeling a pulse at the wrist? Pressing on the outer side of the right wrist and with the thumb. Pressing on the inner side of the left wrist with the two fingers on the right hand of the right hand. Pressing on the arteries with the whole hand. Pressing on the veins at the wrist. भैया B वाला. बी वाला। अच्छा, तुमने कभी सोचा कि हम लोग जो ब्रेस्ट को चेक करते हैं, वो हम लोग राइट हैंड में ज्यादातर नहीं चेक करते, लेफ्ट हैंड में चेक कर सकते? कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट हैंड में ज्यादा ना से होती है. नहीं, गधे पागल, ऐसा होता है क्या? तुम्हारा हर्ट होता है लेफ्ट की तरफ।
समझ लो, हार्ट अच्छा थोड़ा तो सा मतलब लेफ्ट की ज्यादा तरफ पास होता है। रहता है। हाँ, वो ज्यादा पास रहता हाँ है, तो वहां ज्यादा हाँ तुमको वो जी। देखने को मिलेगा। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Based on the provided text, what is the key difference between an artery and a vein? Yeah, B वाला B, artery carry blood away from the heart while veins carry blood towards the heart. वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया, एकदम सही बताया, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What is the function of the capillaries which connect arteries and veins? To carry blood away from the heart at high pressure, to prevent the backflow of blood, to exchange food, oxygen, waste materials with body cells, to carry blood towards the heart from the lungs. Capillaries which connect arteries to the veins. Yeah, C wala. सी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिकेय। Why can a doctor determine if a person's heart is well or not by counting their pulse rate? Because the pulse rate is higher than the heart rate, because the pulse rate and heartbeats change according to the condition of the heart, because the pulse is only felt when the heart is not functioning correctly, because the pulse rate is only felt when the veins not on. Because the pulse rate and heartbeats change according to the condition. हाँ भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। According to the text, what two processes are part of respiration, हम्म, circulation, and कौन से दो प्रोसेस हैं जो तुम्हारे रेस्पिरेशन पार्ट में आते हैं? कल ये वाला आंसर उसने दिया था, यश ने, है ना। yeah, यश बताओ इसका आंसर। circulation and gas. According to the text, what two processes are part of respiration? Recirculating ventilating gas exchange and C हो गया क्या ये C? हम्म, सी। C. वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तुम्हारा सी होगा, गैस एक्सचेंज एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब गैस एक्सचेंज में आ गया तुम्हारा लंग्स आ गया, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा हार्ट आ गया। तो अगर ये दो होंगे तभी तुम्हारा ब्लड कहाँ जा पाएगा, तुम्हारा सेल के पास जा पाएगा, है ना। तभी सारी चीजें हो पाएंगी। तो आंसर मुझे क्या बताओ, है? आज का टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो भी चीज मैंने समझाई। आ गया। पक्का ना। चलो वेरी गुड। तो अभी देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल पंप? व्हाट इज डबल पंप? डबल पंप, illustrate with with फ्लो चार्ट, है ना। ये हो गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड ही दे देता हूँ ना, कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? हाउ इट हैपनिंग इन फोर चैम्बर हार्ट? तो मैंने इस बार ह्यूमन नहीं लिखा है, बस केवल ऐसा लिख दिया कि फोर चैम्बर हार्ट में मुझे बताओ कि डबल सर्कुलेशन कैसे हैपेंड हो रहा है, ये चीज है। तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन टू चैम्बर गिल्स एंड थ्री चैम्बर्स एम्फीबियन हार्ट? ये हो गया। ठीक। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा आराम से मान लो कि 3 मार्क्स का हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई amphibian and reptiles
हैव 3 chamber hearts and what is what नहीं वाई में सारा ही चीज आ गई, ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और आएगा जो कि है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ये हो गया। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तुम्हारा आएगा फिश वाला भैया। व्हाट इज हार्ट बीट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू पल्स। ठीक है, shows variation in relaxed and workout times। ये है, ठीक है। क्वेश्चन घटिया लिखा है बट कोई बात नहीं। ये 4 मार्क्स का है, ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है। देखो आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। आ रही है ना? तो देखो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है उस पहले वाले क्वेश्चन में तुमको डबल पंप के बारे में समझाना है। क्लास में कितने लोग हैं? तुम सब हो? मैं और अर्पित। और फिर ठीक है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि डबल पंप क्या होता है, उसको फ्लो चार्ट के साथ तुमको बताना है ना, जो चीज मैंने समझाई है। फिर जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि यार जो तुम्हारा डबल सर्कुलेशन होता है पहले उसको समझाओ और फिर तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारा 4 चैम्बर हार्ट होता है उसमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम कैसे काम में आ रहा है ना, उसके बारे में बताना है। फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ये बताना है कि यार जो तुम्हारे एम्फीबियन होते हैं है ना, और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे 2 चैम्बर हर्ट्स वाले जो तुम्हारे गिल्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो तुम बताओगे कि इनमें सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो सिंगल सर्कुलेशन में तुम उसके बारे में अच्छे से बताओगे, डबल सर्कुलेशन में उसके अच्छे से थोड़ा सा बता दोगे। बस क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है उसमें एम्फीबियन के बारे में ही पूछा गया कि मुझे बताओ कि इसमें जो 3 चैम्बर हर्ट होता है वो क्यों होता है। तो तुम बता सकते हो कि जो तुम्हारा डबल सर्कुलेशन होता है और भी सारी चीजें बता सकते हो कि हाँ तुम्हारा इसमें जो जो तुम्हारा मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती नहीं, इस वजह से इनको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। ये सारी चीजें होगी। और फिर जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन है वो ये है कि तुम मुझे स्टेप्स के थ्रू मेरे को बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है थ्रू द हार्ट। तो जो मैंने बता रखा है वो इतनी सारी चीजें मेन डायग्राम के साथ वो सब चीजें बतानी है, मुझे तो 5 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि मुझे बताओ कि हार्ट बीट क्या होता है और तुम्हारा पल्स क्या होता है और ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं और क्या कोई वेरिएशन आता है जब आप वर्कआउट करते हो या फिर आप रिलैक्स स्टेज में होते हो। तो मुझे बताओ इन 6 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो? नहीं है भैया। किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं पक्का? पक्का भैया। चलो ठीक है।